नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज सोशल साइंस की मैराथन क्लास है, कल साइंस की सेकंड मैराथन क्लास अपलोड कर दी गई है। अब ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि आपके सामने एग्जाम्स हैं। करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। सोशल साइंस के 20 क्वेश्चंस आने हैं, साइंस के 30 क्वेश्चंस आने हैं। साइंस के भी हमने प्रयास किए हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके सिलेबस से ही रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने की हमने करवाया है। टेस्ट अपलोड किए हैं, अलग अलग मैराथन अपलोड किए हैं। अभी लास्ट की प्रैक्टिस सेशन की एक वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन, वो मैराथन क्लासेस अपलोड हुई हैं। सोशल साइंस की जो मैराथन चल रही थी, जिसमें लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पढ़ाए गए हैं, जो आपको बताया गया है और जो आपके सिलेबस में है इस बार जो आना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करवाए जाते हैं। आज उसी सेशन की 4th क्लास है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। खुद को भी थोड़ा सा परखिएगा इस बार कि आप में से कितने बच्चे हैं जो सही आंसर कर पा रहे हैं क्वेश्चन का। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसे पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। मैं तो फिर बताऊंगी, उसमें ये हो जाता है कि आपको खुद का इवैल्यूएशन हो जाता है कि हमसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे पहला सवाल है, बाजार में नकदी की अधिकता को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करता है। जब मार्केट में नकद ज़्यादा हो जाता है, पैसे का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करता है। जिन्होंने इकोनॉमिक्स की मैराथन क्लास ली है, जिन्होंने सोशल साइंस के प्रॉपर टेस्ट किए हैं, उनको ये सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नकदी की अधिकता को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, और नोट छापेगा, रेपो रेट घटा देगा, रेपो रेट बढ़ा देगा, अनुदान देगा। बताइए क्या करेगा। नकदी का फ्लो ज़्यादा है, ठीक है, नगद मार्केट में ज़्यादा है। अब नगद जब मार्केट में ज़्यादा है तो क्या होगा, नगद मार्केट में ज़्यादा होगा तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है। तो जब लोगों के हाथ में नगद ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, तो लोग क्या बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ाएंगे। और जैसे ही डिमांड बढ़ती है किसी चीज़ की और सप्लाई कम होती है, तो किस चीज़ का बढ़ना होता है, इन्फ्लेशन का या महंगाई का। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को बढ़ा। देखिए, नोट छापेगा क्या, वैसे ही नकदी का फ्लो मार्केट में ज़्यादा है तो क्या नोट छापेगा, नहीं, और नोट नहीं छापेगा। रेपो रेट घटाएगा। रेपो रेट क्या होती है, मैंने बताया था कि रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पे जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो आरबीआई से पैसा लेते हैं। तो अगर आरबीआई ने रेपो रेट घटाई, यानी कि ब्याज दर घटाई, तो अगर आपको कहीं से कम ब्याज पे पैसा मिल रहा है तो आप लेने नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो जब रेपो रेट घटाएगा आरबीआई, मतलब कि जो ब्याज दर घटाएगा, तो कॉमर्शियल बैंक तो और जाएंगे पैसा लेने उसके पास। और जब कॉमर्शियल बैंक उसके पास पैसा लेने और जाएंगे तो कॉमर्शियल बैंक्स आम जनता को लोन ज़्यादा देंगे, क्योंकि बैंक्स का क्या काम होता है, बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं 2% इंटरेस्ट पे मान लीजिए, और आम जनता को किस में देते हैं, 4% इंटरेस्ट रेट पे। तो उससे ही बैंक कमाई करते हैं। तो अब अगर रेपो रेट घट जाएगा, आरबीआई जिस ब्याज दर पे पैसे दे रहा है उसने घटा दिया ब्याज, तो अब कॉमर्शियल बैंक तो दौड़ के जाएंगे पैसा लेने। और जब कॉमर्शियल बैंक्स के पास पैसा होगा तो वो आम जनता को पैसे देंगे लोन के लिए। जब आम जनता को पैसे देंगे तो नगद बढ़ेगा मार्केट में, और जब मार्केट में मनी बढ़ेगी तो डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। मेरे और आपके हाथ में पैसा है तो हम क्या करेंगे, हम जाके चीज़ें खरीदेंगे। तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन अपने आप बढ़ जाएगी, और इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमिक्स के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती है, किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या नकदी की अधिकता को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगा। और अगर आपको कहीं से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिले तो आप उतना ब्याज पे कर पाएंगे। कोई कह रहा है आप मुझसे 1 करोड़ रुपए ले जाओ, लेकिन आपको इसका 10% इंटरेस्ट रेट देना है 1 करोड़ का, तो आप तो इंटरेस्ट रेट देते देते ही ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या जो इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा बढ़ा देगा आरबीआई, तो क्या लेने जाएंगे कॉमर्शियल बैंक पैसा, नहीं लेने जाएंगे। तो जब कॉमर्शियल बैंक पैसा नहीं लेने जाएंगे तो आम जनता के हाथ में पैसा नहीं होगा। जब आम जनता के हाथ में पैसा नहीं होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, जब हाथ में पैसा ही नहीं है तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। तो जैसे डिमांड कम हो जाएगी तो मार्केट में नगद की अधिकता कम हो गई, मार्केट में जो नगद फ्लो कर रहा था पैसा वो अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। तो इसलिए आरबीआई क्या करता है, आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को आरबीआई बढ़ाएगा। रेपो रेट को क्या करेगा, आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है। और रेपो रेट को जैसे ही बढ़ाया, हाई इंटरेस्ट रेट किया, बैंक डर जाएंगे कि इतना इंटरेस्ट रेट कौन पे करेगा, इतना ब्याज कौन पे करेगा भाई, तो वो नहीं जाते हैं आरबीआई के पास पैसा लेने। तो जब बैंक आरबीआई के पास नहीं जा रहे हैं तो बैंक के पास पैसा नहीं है। तो जब बैंक के पास ही पैसा नहीं है तो वो हमें क्या पैसा देगा,
और जब हमें ही पैसा नहीं देगा तो मार्केट में नगद का फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि हम ही तो जाते हैं मार्केट में डिमांड बढ़ाने। क्लियर? तो इसलिए रेपो रेट को बढ़ाएगा। और ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई है। इन्फ्लेशन, बैंक ऑफ पेमेंट्स, BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट, राजकोषीय घाटा और छोटे छोटे CRR, कैश रिजर्व रेशियो, SLR। तो अगर आपको ये इकोनॉमिक्स के टर्म समझने हैं तो क्लासेस पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके देख लीजिएगा आप सब। प्रैक्टिस सेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही होगी। भारत की कोरल रीफ संरचनाएं किस स्थान पर ज़्यादा पाई जाती हैं? भारत में कोरल रीफ संरचनाएं पाई जाती हैं, वो किस स्थान पर पाई जाती हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं। बंगाल की खाड़ी में, भारत म्यांमार सीमा में, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और गुजरात तट में। तो बताइए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि कोरल रीफ्स हैं क्या। कोरल रीफ्स को हिंदी में कहा जाता है प्रवाल भित्तियाँ। क्या होती हैं ये? प्रवाल भित्तियाँ होती हैं। प्रवाल भित्तियाँ होती हैं जो कहाँ पाई जाती हैं? बेसिकली समुद्री जो इलाके हैं वहाँ होती है, समुद्र के अंदर पाई जाती हैं। ये जो प्रवाल भित्तियाँ हो जाती हैं वो किसकी बनी होती हैं? एक सवाल और आता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अगर आ जाए कि जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो किसकी बनी होती हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। और ये बेसिकली पाई जाती हैं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, यहाँ इन क्षेत्रों में ये प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। क्लियर? और ये बनी किसकी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। पानी के नीचे एक विशाल संरचना होती है और समुद्र के जो जीव हैं, छोटे छोटे जीव हैं, ये इन प्रवाल भित्तियों को अपना आवास बना लेते हैं या अपना घर बना लेते हैं। तो प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं? प्रवाल भित्तियाँ बेसिकली पाई जाती हैं लक्षद्वीप वाला जो रेंज है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अगर मन्नार की खाड़ी आ जाए तो वो भी सही है, मन्नार की खाड़ी वाला जो रेंज है वहाँ भी प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। कोरल रीफ्स बनी किसकी होती हैं? सवाल पूछ लेगा कि कोरल रीफ्स किसकी बनी होती हैं, तो कोरल रीफ्स कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। ये कोरल रीफ्स कहाँ पाई जाती हैं? ये समुद्र के नीचे पाई जाती हैं, समुद्र के नीचे होती हैं। और इनको जो छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं, इन प्रवाल भित्तियों को अपने रहने का आवास बना लेते हैं, घर बना लेते हैं। तो सीधी सी बात है, जो कोरल रीफ्स कहाँ पाई जाएंगी? ये समुद्री इलाके में पाई जाएंगी। बनी किसकी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। किन इलाकों में भारत में पाई जाती हैं? तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, इन क्षेत्रों में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं कोरल रीफ्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरल रीफ्स के लिए कौन सा कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा फेमस है? बताइए, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कोरल रीफ्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है? हर्यक वंश। हर्यक वंश किस प्राचीन राज्य से संबंधित था? बताइए, जो हर्यक वंश था वो किस राजवंश से संबंधित था? मगध से, कलिंग से, कौशल से, वज्जी से। ये आप सबको पता है, ये किनके नाम है? ये महाजनपद। आप सबको पता है कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो ये उन्हीं महाजनपदों में से कुछ हैं। और 16 महाजनपदों की जानकारी किससे मिलती है? तो 2 ग्रंथ हैं, अंगुत्तर निकाय और दूसरा ग्रंथ कौन सा है? दूसरा ग्रंथ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र कैसा ग्रंथ है? बौद्ध की जैन? बताइए, जो भगवती सूत्र है वो कैसा ग्रंथ है? तो जो भगवती सूत्र है वो जैन ग्रंथ है। और अंगुत्तर निकाय कैसा है? बौद्ध ग्रंथ है। ये भी पूछा जाता है, बौद्ध ग्रंथ। क्लियर? तो 16 महाजनपदों की जानकारी किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। तो पूछ ले अगर कि ऐसा कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो महाजनपद की जानकारी देता है 16 महाजनपद की, तो भगवती सूत्र मत लगा आइएगा, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। पूछ ले कौन सा जैन ग्रंथ है जो इनकी जानकारी देता है, तो जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? तो हर्यक वंश संबंधित था मगध राजवंश से। कहाँ से? मगध राजवंश पे शासक था हर्यक वंश का। हर्यक वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? बताइए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। ये सवाल भी पूछा जाता है और ये आपके सिलेबस का पार्ट भी है, हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। इसकी राजधानी कौन सी थी? बताइए, इसकी राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी ग्राजगृह थी। और बाद में किसने? उदयन ने। बाद में उदयन ने अपनी राजधानी क्या बना ली थी? पाटलिपुत्र। तो कभी कभी पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाई थी? तो पाटलिपुत्र राजधानी स्थानांतरित कर दी थी उदयन ने। और संस्थापक कौन था हर्यक वंश का? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। क्लियर? तो हर्यक वंश क्या कौन था? हर्यक वंश मगध
महाजनपद से संबंधित था। महाजनपदों की जानकारी अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र से मिलती है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म है, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार माना जाता है। उसने अपनी राजधानी राजगृह बनाई थी। उदयन ने राजधानी पाटलिपुत्र को स्थानांतरित कर दी थी। तो सवाल आता है कि पाटलिपुत्र राजधानी किसने स्थानांतरित की, तो उदयन ने। क्लियर। तो हर्यक वंश किस राजवंश से संबंधित था, तो मगध से। चलिए आगे बढ़ते। भारत के राष्ट्रपति की घोषणा सामान्य आपातकाल मतलब नेशनल इमरजेंसी की क्षमता किस आर्टिकल में है, तो बेसिकली पूछ ये रहा है कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो किस आर्टिकल में, जो नेशनल इमरजेंसी है वो किस आर्टिकल में है। और नेशनल इमरजेंसी को घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर। ठीक है, किस आर्टिकल में है ये बताइए। आर्टिकल 352, 356, 360, 123 किस आर्टिकल में है नेशनल इमरजेंसी। तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो है आर्टिकल 352 में। और राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगाया जाता है। ठीक है। आर्टिकल 356 किससे संबंधित है, आर्टिकल 356 संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। और ये राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है, 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। और ये सिर्फ किसी एक राज्य में लगता है, राज्यों में लगाया जाता है। ये आर्टिकल 356 के अनुसार जो आपातकाल होता है वो कहाँ लगता है, राज्यों में लगता है। तो अगर पूछ ले कि राज्यों में आपातकाल किस आर्टिकल के अंतर्गत लग रहा है, तो आर्टिकल 356। आर्टिकल 360 में क्या है, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। और आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया गया है। आर्टिकल 123 में क्या है, मैंने अभी जो मैराथन क्लास डाली थी इसके पहले, उसमें मैंने बताया था कि आर्टिकल 123 किससे संबंधित है, ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, ऑर्डिनेंस पारित करने की। जब लोकसभा और राज्यसभा सत्र में नहीं चल रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अगर कोई कानून, कोई इंपॉर्टेंट कानून है वो पारित करना है तो उसके लिए वो अध्यादेश लाते हैं। और ये अध्यादेश का कानून 6 महीने तक वैलिड होता है। और अगर इस कानून को और लंबे समय तक लेके जाना है तो उसके लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी जरूरी होती है, तो फिर वो कानून ही बन जाता है। लेकिन अगर दोनों सत्र जैसे लोकसभा राज्यसभा सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस लाके कोई भी कानून 6 महीने के लिए बना सकते हैं। वो है आर्टिकल 123 में। क्लियर। तो पूछा था नेशनल इमरजेंसी किस में है, तो नेशनल इमरजेंसी थी आर्टिकल 352 में जो पूरे देश में लगती है। 356 में राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगाया जाता है, 360 में वित्तीय आपातकाल और 123 में अध्यादेश। आवाज़ अगर सुनाई दे रही हो तो आज भी विसर्जन है कई जगह माता जी का, तो अभी वो डीजे वाला जो कार्यक्रम होता है वो चल रहा है, तो उसी की आवाज़ आ रही होगी। कब कब आपातकाल लगा है भारत में, नेशनल इमरजेंसी भारत में कब कब लगी है बताइए। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कब कब लगा है, नेशनल इमरजेंसी भारत में कब कब लगी है बताइए। नेशनल इमरजेंसी भारत में 3 बार लगी है, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लगा है। कब कब, पहला लगा था 1962 में जब भारत और चाइना के बीच युद्ध चालू हुआ था, भारत चीन युद्ध, तब लागू हुआ था। दूसरी बार हुआ था 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, तब दूसरी बार नेशनल इमरजेंसी लागू हुई। और तीसरी इमरजेंसी लागू हुई थी 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पे, आंतरिक अशांति के आधार पे। तो कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू नहीं हुआ, तो जब पता होगा कब कब लागू हुआ तब तो बता पाएंगे कब लागू नहीं हुआ। तो पहली बार कब लगा था 1962 भारत और चाइना के बीच जब युद्ध हुआ था, दूसरा 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, और तीसरा लगा था 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पे। क्लियर। तो थोड़ा सा ये इमरजेंसी वाला जो पार्ट है, आपातकाल वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा प्रिपेयर रखिएगा। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की निलंबन का प्रावधान हमने किस देश से अडॉप्ट किया है बताइए, कहाँ से अडॉप्ट किया है हमने, कमेंट करके बताइएगा कि आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान है वो हमने किस देश से लिया है। तो नेशनल इमरजेंसी किस में हो जाएगी, नेशनल इमरजेंसी हो जाएगी आर्टिकल 352 में। और ये 3 बार भारत में लगी है, 1962 भारत चाइना, 1971 भारत पाक और 1975 जब आंतरिक अशांति हुई थी। क्लियर। 1956 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेशनल इमरजेंसी पूछी थी तो आर्टिकल 352। भारत की जो पवन ऊर्जा है, विंड एनर्जी जोन्स हैं, वो किस हिस्से में सबसे ज़्यादा पाई जाती है।
जो पवन ऊर्जा क्षेत्र है भारत का, वो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? पवन ऊर्जा जो क्षेत्र है, विंड एनर्जी जोन है, वो भारत के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। बताइए, जो पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा किस हिस्से में होता है भारत के, या किस राज्य में होता है? पवन ऊर्जा का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? आप सबको पता है पवन ऊर्जा का जो उत्पादन है वो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ ये याद रखिएगा कि जो क्षमता है पवन ऊर्जा की उत्पादन की, वो सबसे ज़्यादा गुजरात के पास है, लेकिन उत्पादन कहाँ होता है? उत्पादन तमिलनाडु में होता है। पूरे देश में जितना पवन ऊर्जा से ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका 25% हिस्सा तो यहीं तमिलनाडु में उत्पादित होता है। 25% हिस्सा कहाँ उत्पादित होता है पवन ऊर्जा का? तमिलनाडु में ही, पूरे देश का। तो तमिलनाडु में पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन, जो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है वो तमिलनाडु माना जाता है। और पूरे देश का कितने % यहाँ पवन ऊर्जा या विंड एनर्जी उत्पादित होती है? तो 25%। लेकिन अगर क्षमता पूछेगा तो याद रखिएगा क्षमता गुजरात के पास, ठीक है। तो पवन ऊर्जा क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है, और इसका 25% पवन ऊर्जा का जो उत्पादन का हिस्सा है वो तमिलनाडु वहन करता है अकेले। तो पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ? तमिलनाडु में। भारत में राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताइए, भारत में जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, वो किनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन है आप सबके सामने, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री या राज्य विधानसभा। राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं ना राज्यों में, जो सेंट्रल की तरफ से जाते हैं। जब भारत में राष्ट्रपति शासन लगाना होता है तो राष्ट्रपति राज्यों में किसके माध्यम से राष्ट्रपति शासन लगाते हैं? इन्हीं राज्यपाल के माध्यम से शासन करते हैं। वहाँ पे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि कौन होते हैं? यही राज्यपाल होते हैं आपातकाल के दौरान। तो बताइए, राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? देखिए, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 155 के अंतर्गत किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो ये आर्टिकल भी ज़रूरी है और ये भी जानना ज़रूरी है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा हो रही है? राष्ट्रपति जी द्वारा। और किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 155 के अंतर्गत। कभी कभी ये भी सवाल आ जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में है? तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 155 में है। और किसके द्वारा नियुक्ति होती है? राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल का जो पद है वो हमने किस देश से अडॉप्ट किया है? बताइए, किया भी है कहीं से या नहीं किया है? राज्यपाल का जो पद है वो हमने किस देश से अडॉप्ट किया है? ये मैं सिर्फ इसलिए बार बार आपसे सवाल पूछती हूँ कि आपके दिमाग में चीज़ें बार बार रिकॉल हों, रिवाइज हों, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिवाइज हों चीज़ें। सामने एग्ज़ाम है ना आपका, और सामने एग्ज़ाम है तो क्या ज़रूरी है कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग में एग्ज़ाम से रिलेटेड ला सकें, और वही ज़रूरी है, वही इंपॉर्टेंट। तो जब कोई चीज़ पढ़ा करिए, अब राज्यपाल पढ़ रहे हैं तो तुरंत आना चाहिए दिमाग में कि राज्यपाल को कहाँ से अडॉप्ट किया है हमने राज्यपाल का पद, और या किया भी है कहीं बाहर से या नहीं किया है। तो आर्टिकल 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। इसका प्रावधान आर्टिकल 155 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? बताइए, भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल भारत का कितना है? ऑप्शन दिए गए हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब ये जो सामने अमाउंट्स दिए हुए हैं, नंबर पढ़िए और बताइए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। पूरे विश्व में, पूरे भूगोल में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर पे है? ये है भारत। ये जो हमारा भारत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर का देश है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितना है? 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है, 7वें क्रम का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, टोटल ये जो पृथ्वी है उसके कितने % एरिया पे भारत है? कितने % एरिया पे है? 2.42% एरिया पे इंडिया है। ये भी पूछा जाता है कि जो पूरा एरिया है विश्व का उसके कितने % एरिया में भारत है? तो 2.42% एरिया में है। ठीक है, भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा, भारत की वो सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किस देश के साथ मिलती है? स्थल की सीमा भारत की सबसे ज़्यादा किस देश से मिलती है? तो स्थलीय सीमा भारत की सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ मिलती है। और सबसे छोटी सीमा भारत की किसके साथ है? भारत की सबसे छोटी सीमा, छोटी स्थलीय सीमा भारत की अफगानिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर्स की केवल। क्लियर? तो भारत सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ साझा करता है? अफगानिस्तान के साथ। भारत का टोटल क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
तो पूछा था भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व का किस नंबर का देश है, तो 7वें क्रम का देश है। पूरे विश्व के मानचित्र में भारत कितने % एरिया कवर करता है, तो 2.42% एरिया कवर करता है। भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर्स की। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि अब सामने एग्जाम है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करवा सकें आपको, जो आपके सिलेबस में है, बस वही प्रयास है। नीचे से ऊपर विकास मतलब बॉटम अप डेवलपमेंट किस विचारधारा से संबंधित होता है? ऑप्शन है आप सबके सामने, ऊपर से नीचे विकास, ग्रास रूट से विकास, व्यापार केंद्रित विकास, औद्योगिक विकास। देखिए बॉटम अप डेवलपमेंट क्या होता है? बॉटम अप का मतलब होता है बॉटम से अप। बॉटम का मतलब क्या है? नीचे, ठीक है, ये है बॉटम। और बॉटम अप मतलब बॉटम से विकास ऊपर की तरफ किया जाए, ये अप है, ऊपर की तरफ विकास किया जाए। मतलब अगर आप यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें संसाधन उपलब्ध करवा दोगे, जैसे आप शिक्षा उपलब्ध करवा दोगे, स्वास्थ्य उपलब्ध करवा दोगे, रोजगार उपलब्ध करवा दोगे, बॉटम स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध करवा दोगे, तो ये जब इनका विकास होता चला जाएगा तो धीरे धीरे जो ऊपर स्थित लोग हैं उनके विकास में भी सहायता होगी। ये कहलाता है बॉटम टू अप विकास। मतलब निचले स्तर से विकास शुरू करो तो अपने आप होते होते ये ऊपर स्तर तक जाके ये विकसित हो जाएगा। तो अब ऑप्शन में देख लीजिए, बॉटम टू अप नीचे से ऊपर का विकास है। बॉटम टू अप विकास, नीचे से ऊपर का विकास मतलब आप ग्रास रूट से विकास करना चालू करो, निचले स्तर से आप विकास करना चालू करो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रास रूट लेवल पे अगर आप विकास कर रहे हो, लोक स्तर पर अगर आप विकास कर रहे हो, तो अपने आप बॉटम टू अप ये विकास चालू हो जाएगा। तो बॉटम अप डेवलपमेंट क्या होता है? जहां बॉटम से यानी ग्रास रूट से ही विकास चालू हो जाता है। और जब ग्रास रूट से विकास किया जाता है, ग्रास रूट पे आपको शिक्षा उपलब्ध करवा दी जाएगी, स्वास्थ्य उपलब्ध करवा दिया जाएगा, रोजगार उपलब्ध करवा दिया जाएगा, तो धीरे धीरे देश वैसे ही विकसित हो जाएगा। कितने % लोग हैं जो अमीर हैं भारत में? मुश्किल से 2% लोग, लेकिन बाकी मैक्सिमम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली और निम्न स्तर के लोग ही हैं। तो अगर आप नीचे से विकास कर रहे हो तो अपने आप धीरे धीरे विकास होकर वो ऊपर स्तर तक सही विकास हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आपकी स्कूलिंग ही सही नहीं हुई है, स्कूल की शिक्षा ही सही नहीं हुई है, तो आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने चले जाएंगे, कॉलेज करने चले जाएंगे, तो क्या आपका जो लेवल है पढ़ाई का वो कैसा होगा? लेकिन अगर आपको ग्रास रूट लेवल से ही एजुकेशन अच्छी मिली है, शिक्षा का स्तर अच्छा मिला है, आपको पोषण स्तर अच्छा मिला है, तो आप वैसे ही धीरे धीरे डेवलपमेंट की सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। तो वो होता है कि ग्रास रूट लेवल पे ही विकास करना, वो कहलाता है बॉटम टू अप विकास। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बॉटम अप विकास याद रखिएगा, ग्रास रूट लेवल पे ही विकास करना। भारत में नक्षत्रीय पर्वतमालाएं, इतना हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यंग फोल्डेड माउंटेन्स, यंग फाउंडेड जो माउंटेन्स है उसके उदाहरण कौन है? यंग जो फोल्डेड माउंटेन्स हैं उनके उदाहरण कौन से हैं? ऑप्शन है अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट। तो जो यंग फोल्डेड माउंटेन्स है वो क्या होते हैं? यंग फोल्डेड माउंटेन्स वो होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं नवीन वलित पर्वत। कंफ्यूज मत होइएगा, कभी आ जाए कि नवीन वलित पर्वत, तो इन्हीं को कहा जाता है न्यू फोल्डेड माउंटेन्स। ये नवीन वलित पर्वत वो होते हैं जो अभी भी अपने निर्माणावस्था के दौर में है, जो अभी भी धीरे धीरे निर्माण में जा रहे हैं, निर्माण अवस्था में है। और ये नई पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं जिनमें से कई सारी युवा नदियां बहती हैं, तो इस वजह से इनको नवीन वलित पर्वत या यंग फोल्डेड माउंटेन्स बोलते हैं। और उन यंग फोल्डेड माउंटेन्स के कई सारे उदाहरण हैं, जैसे हिमालय पर्वत है, यंग फोल्डेड माउंटेन है, अभी भी अपनी निर्माणीय स्थिति में है, निर्माण इसका हो रहा है धीरे धीरे। एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला न्यू फोल्डेड माउंटेन्स है। रॉकी पर्वतमाला जो है वो यंग फाउंडेड माउंटेन है। तो जो ये पर्वतें हैं या पर्वत श्रेणियां हैं वो अभी भी अपने निर्माण अवस्था में है, इसी वजह से इनको यंग फोल्डेड माउंटेन्स कहा जाता है या नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय। हिमालय क्या है? नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है या यंग फोल्डेड माउंटेन्स है। एंडीज भी आ जाता तो राइट आंसर था, रॉकी आता तो रॉकी भी यंग फोल्डेड माउंटेन। क्लियर? चलिए, तो यंग फोल्डेड माउंटेन्स कौन से होते हैं? जो अभी भी अपनी निर्माणावस्था में है। भारत में 10 डिग्री चैनल
किन द्वीपों को अलग करता है? भारत में जो 10 डिग्री चैनल है वो किन द्वीपों को अलग करता है? ऑप्शन है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप अंडमान, निकोबार सुमात्रा, अंडमान और सुमात्रा। तो 10 डिग्री चैनल किसके बीच है? यहीं पे हम बाकी भी जान लेंगे। देखिए 10 डिग्री चैनल जो होता है वो किसके किसके बीच है? अंडमान और कार निकोबार के बीच, अंडमान और निकोबार के बीच, ठीक है, ये है 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसके बीच? 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच, ये सवाल पूछा जाता है। 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? 8 डिग्री चैनल है मालदीव और मिनिकॉय के बीच। तो ये जब चैनल्स पूछे तो थोड़ा सा याद रखिएगा इनमें कि कौन किसके बीच में है। तो जो 10 डिग्री चैनल है वो किसके किसके बीच है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल किसके बीच है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। और 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार। क्लियर, ये है 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल अगर पूछ लेता, पता आपको थोड़ी है कि, और मुझे थोड़ी पता है कि वो एग्जामिनर 10 डिग्री पूछने वाला है कि 9 डिग्री या 8 डिग्री। तो हमें तो प्रिपेयर होके हर लेवल पे जाना है कि कुछ भी पूछो आप, हम तैयार होके आएंगे, हम बैठे हैं एग्जाम में पूरी तरीके से प्रिपेयर होके। तो 9 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच, और 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच। तो कुछ भी पूछ ले तो आपको आना चाहिए। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार, ठीक है, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, ठीक है। चलिए, बार बार रिपीट इसलिए की जाती हैं चीज़ें क्योंकि जितनी ज़्यादा रिपीट की जाएंगी आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतनी ही चीज़ें बैठेंगी। एग्जाम में बैठने पे सिर्फ एक क्लिक ही होता है दिमाग में कि यार इसको कहीं सुना है, इसको कहीं पढ़ा है कि 9 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच होता है, पढ़ा तो है, कहीं सुना है, तो आदमी टिक करके चला आता है और एक नंबर मिल जाता है। इस वजह से चीज़ें होती हैं। तो 10 डिग्री चैनल किसके बीच है? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में, क्लियर। और ये याद रखिएगा, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल। चलिए आगे बढ़ें। रूसी क्रांति को किस अन्य नाम से जाना जाता है? रूसी क्रांति किस अन्य नाम से जानी जाती है? बताइए। ऑप्शन है आप सबके सामने, बोल्शेविक क्रांति, फ्रेंच क्रांति, मैक्सिकन क्रांति, चीनी क्रांति। तो रूसी क्रांति को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? बताइए जल्दी, किस नाम से जाना जाता है रूसी क्रांति को? रूसी क्रांति को जाना जाता है बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति के नाम से। तो अगर इनमें से कोई भी दो नाम आए तो याद रखिएगा, अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति। और इस नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस रूसी क्रांति ने, जो कब हुई थी, 1917 ईस्वी में हुई थी, इसने क्या किया था? इसने ये जो बोल्शेविक थे, इनको, बोल्शेविक को सत्ता में लेके आई थी। ये बोल्शेविकों को सत्ता में ले आई थी। और ये किसका समर्थन कर रहे थे? ये साम्यवाद का समर्थन कर रहे थे। कभी मौका मिला तो मार्क्सवाद, साम्यवाद, इसको आपको समझाने का मौका मिला तो बहुत अच्छी विचारधाराएं हैं कि मतलब इन पे जो डिफरेंस बनता है तो उसको समझाने में बड़ा आनंद आता है। तो बोल्शेविक आए जो किसको सपोर्ट कर रहे थे? साम्यवाद को। तो ये जो बोल्शेविकों को सत्ता में लाए, जो किसका समर्थन कर रहे थे? साम्यवाद का समर्थन कर रहे थे। इनके नेता कौन थे? तो व्लादिमीर लेनिन। इनके नेता कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। तो ये थोड़ा सा रूसी क्रांति से रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी और याद रखनी पड़ेंगी। रूसी क्रांति आपके सिलेबस का पार्ट है। तो रूसी क्रांति को किसके नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस क्रांति ने बोल्शेविकों को सत्ता में लाया। और उसके नेता कौन थे बोल्शेविकों के? बोल्शेविकों के नेता थे व्लादिमीर लेनिन। और इन्होंने किसको सपोर्ट किया? किस विचारधारा को सपोर्ट किया? तो इन्होंने साम्यवाद को सपोर्ट किया। और ये क्रांति हुई कब थी? तो आप सबको पता है ये क्रांति कब हुई थी? रशियन क्रांति 1917 ईस्वी में। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आपको याद रखना है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रूसी क्रांति किस अन्य नाम से जानी जाती है? रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़े। तो इतना याद रखिएगा और नेता ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि हर क्रांति के नेता ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसे फ्रांसीसी क्रांति मैंने बताया था, तो मैंने 3 शब्द बताए थे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये 3 वर्ड हमने किस रेवोल्यूशन से लिए हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। उस समय शासक कौन था? लुई 16 शासक था। तो हमने फ्रेंच क्रांति पिछली वाली मैराथन में पढ़ी थी। आज रूसी क्रांति के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है।
तो 1917 में हुई। किसको सत्ता में लेके आई रूसी क्रांति? ब्लोविशिकों को। और ये किसका समर्थन कर रहे थे? विचारधारा का, साम्यवाद का। इनके नेता कौन थे? तो इनके नेता का नाम याद रखिएगा, व्लादिमीर लेनिन थे, और इसको अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कब हुई थी? 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी। मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस नदी के किनारे है? बताइए। ऑप्शन है आप सबके सामने, गंगा, यमुना, सिंधु, घग्गर। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत बड़ा शहर माना गया है मोहनजोदड़ो। वर्तमान में ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ पे? सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में। और किस नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। क्लियर। हड़प्पा सभ्यता आप सबको पता है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। तो कुछ जो हड़प्पा स्थल हैं वो किस नदी के किनारे हैं वो जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी, कहाँ पे है वर्तमान में? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे है। और हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के तट पर, और ये भी पाकिस्तान में ही है। क्लियर। दूसरी चीज़, मोहनजोदड़ो में क्या एक विशेष चीज़ मिली है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है एक विशाल स्नानागार। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो किसके लिए फेमस है? तो मोहनजोदड़ो फेमस है एक विशाल स्नानागार के लिए। विशाल स्नानागार। तो विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। क्लियर। ये ब्लर क्यों ले रहा है वापस? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पूछ ले कि विशाल स्नानागार कहाँ मिलता है, तो विशाल स्नानागार कहाँ पाया जाता है, पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। हड़प्पा पूछ ले किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कुछ टर्म्स हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, ये सब आपके एग्जाम में आने हैं, आपके सिलेबस का पार्ट है। एक एक चीज़ आपके सिलेबस से उठा के रखी गई है, एक एक क्वेश्चन आपके सिलेबस से उठा के रखा गया है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आज इसके बाद पता नहीं कि दोबारा रिवीजन करने का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो प्लेलिस्ट वाले वीडियोस हैं उनको देख लीजिएगा, क्योंकि हमेशा हम बुक खोल के नहीं बैठ सकते हैं। हम लेटे हुए हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, हमने वीडियोस चला लिए, तो हमारे दिमाग में चीज़ें जा रही। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखालदास बनर्जी जी ने। राखालदास बनर्जी जी ने। तो जब कोई चीज़ पढ़ी जाती है तो एक जगह सारी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखालदास बनर्जी जी ने। मोहनजोदड़ो में पाया क्या गया है? विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान सिंध प्रांत में। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। अब आप मुझे बताइए हड़प्पा की खोज किसने की थी? बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत बांग्लादेश की जो सीमा है वो किन राज्यों से मिलती है? बताइए। भारत बांग्लादेश की जो सीमा है वो किन राज्यों से मिलती है? ये है इंडिया। ठीक है। कहाँ है बांग्लादेश? यहाँ पे बांग्लादेश। तो बस कह रहा है कि जो बांग्लादेश के साथ भारत के कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा टच होती है? कौन से राज्य? सीधी सी बात है, कौन से राज्य होंगे? नॉर्थ ईस्ट के राज्य, तभी तो बांग्लादेश से सीमा टच होगी। तो अब ये बताइए, ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। इसीलिए ज़रूरी होता है, अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी में मैपिंग समझना बहुत ज़रूरी। 28 राज्य हैं आपके सामने। किसी भी देश में कोई भी राज्य हैं, उनकी सीमा किस देश के साथ टच हो रही है, ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो भारत बांग्लादेश की सीमा, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ, बांग्लादेश है, म्यांमार है, कोई भी है, वो किन राज्यों के साथ सीमा टच कर रहा है उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार, उससे एक क्वेश्चन बनेगा। तो भारत बांग्लादेश की सीमा किन राज्यों से मिल रही है? बांग्लादेश यहाँ है तो मैक्सिमम राज्य कहाँ के होंगे? ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ ईस्ट के होंगे, जैसे असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, वेस्ट बंगाल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सीधी सी बात है ना। बांग्लादेश इधर है, यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल पाया जाता है, इधर आपके पूरे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। तो बांग्लादेश किसके साथ बॉर्डर साझा करेगा? तो भारत बांग्लादेश की सीमा किनके साथ मिलती है? भारत बांग्लादेश की सीमा असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल के साथ मिलती है। तो थोड़ा सा इनको याद रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। मैं सबके लिए कह रही हूँ, ये म्यांमार हो जैसे है, नेपाल है, भूटान है, तो इनकी सीमा कौन से राज्यों के साथ टच होती है? एक सवाल पूछा जाता है। तो जब पढ़िए तो कुछ नहीं, एक मैप देख लीजिए, मैप डाउनलोड कर लीजिए, या ऑक्सफोर्ड का एटलस आता है उसको रख लीजिए, तो वहाँ से आपकी मैपिंग थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगी। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लेख संविधान के किस भाग में? जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मूल कर्तव्य है, वो संविधान के किस भाग में? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 4A में, भाग 5 में?
और मैंने जो भाग वाला संविधान के भाग वाला वीडियो अलग से डाला है, जिसमें मैंने आपको भाग बताए हैं कि संविधान के कितने भाग हैं, उनको याद कैसे करना है और उनकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई है। उसके बाद तो ये सवाल आपसे बनना चाहिए। और जो क्लास में नए हैं वो जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, संविधान के आपको सारे भाग क्लियर हो जाएंगे। तो पूछा है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य किसमें है? तो मूल कर्तव्यों का प्रावधान है संविधान के भाग 4A में। तो 4A में क्या है? मूल कर्तव्यों का प्रावधान। मूल कर्तव्य इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब शामिल किए गए थे? तो मूल कर्तव्यों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा। और कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि वर्तमान में तो 11 मूल कर्तव्य हैं, तो 11वां कब जुड़ा? 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा था 86वां संविधान संशोधन, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 द्वारा। और वो किससे संबंधित था? शिक्षा के अधिकार से संबंधित था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। शिक्षा से संबंधित था, 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। और इसी के अंतर्गत संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A। और ये सवाल पूछा गया है एक बार कि आर्टिकल 21A को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया? तो यदि मूल कर्तव्य पढ़ रहे हैं तो पढ़ना सब जरूरी है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 86वें संविधान संशोधन या 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और उसी के अंतर्गत आया आर्टिकल 21A। और ऐसे पूछ ले कि आर्टिकल 21A को कब जोड़ा गया, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा। आर्टिकल 21A किससे रिलेट करता है? तो 6 से हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम जो अधिकतर आ रही है वो है लाइट चली जाने की। बीच में जैसे ही लाइट चली जाती है तो फिर से वीडियो बंद हो जाता है, तो वापस उसको शूट करना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं। तो 86वां संविधान संशोधन किससे रिलेट करता है? शिक्षा के अधिकार से। आर्टिकल 21A किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है, चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो किससे रिलेट करते हैं। संविधान का जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकारों से रिलेट करता है, मौलिक अधिकारों से रिलेट करता है। ठीक है, संविधान के भाग 4 में क्या है? DPSP है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व है। और संविधान के 5 भाग में क्या है? तो इसमें संघ है, जिसमें कार्यपालिका आती है, संघ की विधायिका शामिल होती है, न्यायपालिका भी शामिल होती है। तो एक सवाल आता है कि संविधान की न्यायपालिका का प्रावधान किसमें है? तो जो न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान के भाग 5 में आता है। सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान संविधान के भाग 5 में है। तो जब कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, अगर हम मूल कर्तव्य ही पढ़ रहे हैं तो हम वहीं पढ़ लें, सारी चीज़ें, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, 2-3 दिनों से चलती रहती है क्लास, बीच में सडन लाइट चली जाती है। चलिए, मूल कर्तव्य कहाँ है? तो मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है। मूल कर्तव्यों को जोड़ा कब गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 10 को जोड़ा गया था, 10 मौलिक कर्तव्यों को। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, जो 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता था। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, 4 में DPSP है और 5 में संघ है। और सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान भी इसी भाग में पूछा था। मूल कर्तव्य तो वो है 4A। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि सरकार जनाधार यूनिवर्सल बेसिस इनकम देना शुरू करे तो वो किस सोच से प्रेरित होगी? यदि सरकार क्या देना चालू कर दे? यूनिवर्सल बेसिस इनकम देना शुरू कर दे तो वह किस सोच से प्रेरित होगी? ऑप्शन है मुक्त बाजार, सामाजिक कल्याण, पूंजीवादी निर्यात। यदि यूनिवर्सल बेसिस इनकम क्या होती है? यूनिवर्सल बेसिस इनकम, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सदन में भी बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती हैं आपके लोकसभा राज्यसभा में। यूनिवर्सल बेसिस इनकम बेसिकली वो चीज़ होती है कि इस पे किसी व्यक्ति की एजुकेशन नहीं देखी जाती है, उसकी स्किल नहीं देखी जाती है, उसकी आयु नहीं देखी जाती है। भारत के प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित सर्टेन अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उनके बैंक अकाउंट्स में, उनके खर्चे आदि के लिए। वही होती है यूनिवर्सल बेसिस इनकम, कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, ना किसी की एजुकेशन देखनी है, ना नौकरी देखनी है, ना स्किल देखनी है। गवर्नमेंट एक निश्चित सर्टेन अमाउंट हर भारत के नागरिक के अकाउंट में डाल रही है। तो क्या ये किसके क्षेत्र में है? ये तो ये सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में होता है कि मान लीजिए एक यूनिवर्सल बेसिस इनकम देना चालू कर देगी गवर्नमेंट, तो लोगों को एक तरह से, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास और साधन संसाधन नहीं है, उनके पास साधन संसाधन हो जाएंगे। लेकिन मुझे पर्सनली ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं लगती है। कारण उसका ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप क्यों काम करेंगे? अगर आपके बैंक अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो भारत की जनता है वो आलसी हो जाएगी। वो काम क्यों करेगी? हमें काम करने के लिए क्या प्रेरित करता है?
अगर आपको एग्जाम देना है, आपको किसी पोस्ट तक पहुंचना है, तो आपको काम करने के लिए क्या प्रेरित कर रहा है कि आपको मेहनत करनी है और आपको अपनी मेहनत के बल पे पहुंचना है किसी भी एक सोर्स ऑफ इनकम तक, किसी भी एक सोर्स ऑफ पोस्ट तक, एक बड़ी नौकरी तक। और यदि आपके अकाउंट में हर महीने 5,000 से 10,000 रुपये आ रहा है तो आप क्यों मेहनत करेंगे? कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे अकर्मण्यता बढ़ती है, इससे आलसपन बढ़ता है। तो कभी जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो इस चीज़ पे चिंता दर्शाते हैं कि यदि यूनिवर्सल बेसिस इनकम एक चालू कर दी गई इंडिया में, तो इंडिया में भारत के सबसे ज़्यादा युवा हैं, सबसे ज़्यादा यूथ पावर वाली कंट्री वर्तमान में पूरे विश्व में इंडिया है। तो जो हमारी यूथ है, जो हम यूथ पावर का यूज़ कर सकते हैं, वो यूथ कैसी हो जाएगी? आलसी हो जाएगी। तो इस वजह से यूनिवर्सल बेसिस इनकम देना बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा कहा जाता है इकोनॉमिस्टों द्वारा। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है कि यदि जिन लोगों के पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, उनके अकाउंट में अगर एक बेसिक जा भी रहा है पैसा, तो उससे सामाजिक कल्याण होगा लोगों का, उनको रोजगार मिल जाएगा, उनको खाने के लिए पैसे मिल जाएंगे। तो एक पक्ष ये भी कहता है। तो अब देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। मैंने बताया था ना कि जैन धर्म किससे संबंधित है? अनेकांतवाद से संबंधित है। अनेकांतवाद सिद्धांत का मतलब होता है किसी भी एक चीज़ के बहुत सारे पहलू होते हैं। तो किसी भी एक चीज़ के अनेक पहलू हैं, उसके कुछ लाभ भी हैं, उसकी कुछ हानियाँ भी हैं। तो अब चर्चाएं तो चल रही हैं, अब देखिए क्या होता है। तो बस यही है कि यूनिवर्सल बेसिस इनकम किससे संबंधित है? सामाजिक कल्याण से। चलिए आगे बढ़े। सेवा क्षेत्र में क्या शामिल है? सर्विस सेक्टर में क्या शामिल है? बताइए, सर्विस सेक्टर में क्या शामिल है? और आप सबको पता है कि वर्तमान में भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो पहले तो एग्रीकल्चर का हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में सर्विस सेक्टर का हो गया है, सेवा क्षेत्र का हो गया है। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि जो हमारी इकॉनमी है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है वर्तमान में? तो इसी सर्विस सेक्टर का है। और सर्विस सेक्टर किससे संबंधित है? बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खनन, निर्माण। बताइए, एग्रीकल्चर तो आपका प्राथमिक स्तर हो जाएगा, ये तो आपका प्राथमिक स्तर हो जाता है। तो बताइए किससे संबंधित है? जो सर्विस सेक्टर है बेसिकली उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें सर्विसेज प्रदान की जाती हैं। और सर्विसेज किस में प्रदान की जाती हैं? किस में प्रदान की जाती हैं सर्विस? जैसे परिवहन है, आपको कहीं जाना है, आपको ट्रक लोड करवा के आपको कहीं भेजना है, आपको सर्विस प्रदान की जा रही है। एजुकेशन दी जा रही है स्कूल्स द्वारा, वो सर्विस प्रदान की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं आपको, बैंकिंग सेवा आपको प्रदान की जा रही है, तो वो सारे सर्विस सेक्टर्स में आते हैं। तो जिसमें भी सर्विसेज प्रदान की जाती हैं, कई तरह की सर्विसेज आपको प्रदान की जाती हैं, वो हो जाता है सर्विस सेक्टर। जैसे बैंकिंग आपको सर्विस प्रदान कर रही है, लोन देना, आपके पैसे स्टोर करना, आपके पैसों को सुरक्षित रखना। शिक्षा आपको सर्विस दी जा रही है, पढ़ाया जा रहा है। अगर मैं शिक्षा दे रही हूँ मान लीजिए थोड़ा बहुत भी, तो वो क्या है? वो एक सर्विस ही है। तो वो किस में आ रहा है? सर्विस सेक्टर में आ रहा है। हेल्थ किस में है? जो हेल्थ सेक्टर पे लोग काम कर रहे हैं वो सर्विस सेक्टर वाले लोग हैं। तो किस में है सर्विस सेक्टर? बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं। और भारत की वर्तमान जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो योगदान किसका है? तो इसी सर्विस सेक्टर का है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्राथमिक स्तर पे आप सबको पता है एग्रीकल्चर से ही संबंधित है, प्राइमरी सेक्टर। शिशु नागवंश ने किस राज्य को मगध में मिला लिया था? जो शिशु नागवंश था उसने किस राज्य को मगध में मिलाया? ऑप्शन है आप सबके सामने, वज्जी, अवंती, कौशल, माला। तो आप सबको पता है शिशुनाग वंश ने, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग, ठीक है। और इसने किसे मिलाया था? तो इसने अवंती को मिलाया था, अवंती को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और शिशुनाग वंश ने कहाँ शासन किया था? बताइए, कौन से महाजनपद में शिशुनाग वंश ने शासन किया था? पता तो होगा ही आपको कि शिशुनाग वंश ने कहाँ शासन किया था। शिशुनाग वंश ने कहाँ शासन किया था? बताइए। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, एक क्रम है। मगध में जितने भी राजवंशों ने शासन किया है उसका एक क्रम है पूरा। अभी हो सकता है उससे रिलेटेड भी सवाल आए, पूछ ले, मगध में जितने राजवंशों ने शासन किया है उनका क्रम क्या है। और शिशुनाग वंश के बाद कौन सा आया था? नंद वंश। और नंद के बाद कौन सा आया था? मौर्य वंश। महापद्म नंद वंश का संस्थापक था। तो शिशुनाग वंश ने किस राज्य को मगध में मिलाया? ऑप्शन में ही दिया गया है, क्वेश्चन में ही, कि कहाँ का शासक था शिशुनाग? मगध का शासक था। तो मगध में किसको मिलाया था? अवंती को मिलाया था। तो सवाल घुमा के भी पूछता है आपसे कि शिशुनाग वंश ने कहाँ शासन किया, किस महाजनपद में? मगध में शासन किया। किसको मिलाया? अवंती को मिलाया। शिशुनाग वंश के बाद कौन सा आया? नंद वंश आया। नंद के बाद कौन आया? मौर्य वंश आया। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म। और मौर्य वंश के संस्थापक बताने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, आपको पता है, बताइएगा। तो शिशुनाग वंश ने किस राजवंश को मिलाया था? अवंती को मिलाया था। देखिए आ ही गया ना क्वेश्चन। मगध के जो राजवंश हैं उनका सही कालक्रम क्या है? मगध के राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? ये हर्यक है।
हर्यक शिशुनाग नंद, शिशुनाग हर्यक नंद, नंद हर्यक शिशुनाग, हर्यक नंद शिशुनाग। तो आप सबको पता है कि सबसे पहले किसने मगध पर शासन किया? हर्यक वंश ने। और इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक भी पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा याद रखिएगा। सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया क्रम के अनुसार, उसके बाद आता है शिशुनाग, उसके बाद आता है नंद और उसके बाद आता है मौर्य वंश। और इनके संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक भी पूछा जाता है। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, बिंबिसार। शिशुनाग वंश का संस्थापक ऑब्वियस सी बात है उसके नाम के अनुसार ही है, शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद, महापद्मनंद। और मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्हीं के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत आया था और मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या था? इंडिका। और इन्हीं के शासनकाल में एक बहुत बड़े कौन थे? कूटनीतिज्ञ थे, चाणक्य। उनकी बुक का क्या नाम था? चाणक्य की बुक का क्या नाम था बताइए? तो मगध के राजवंशों का सही क्रम क्या हो जाएगा? मगध के राजवंशों का सही कार्यक्रम पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग और फिर नंद वंश। क्लियर? तो पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य। हर्यक वंश के संस्थापक बिंदुसार, शिशुनाग का शिशुनाग, नंद का महापद्मनंद और मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। संविधान के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? सेक्युलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। तो पूछा गया है कि जो पंथ निरपेक्ष शब्द है या धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो संविधान में कब जोड़ा गया? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया? 42वें, 44वें, 73वें, 86वें? बताइए। जो सेकुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष शब्द है वो संविधान में कब जोड़ा? तो आप सबको पता है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है सेक्युलर, और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। तो समाजवादी भी पूछ सकता है, पंथ निरपेक्ष पूछा ही है, अखंडता भी पूछ सकता है कि अखंडता को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया? तो 42वें। ऑप्शन में बाकी भी दिए गए हैं तो जान लीजिए। 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1978 किससे संबंधित है? ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, और ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल के एक क्या दर्जा देता है? कानूनी दर्जा देता है। और एक नया आर्टिकल संविधान में जोड़ा गया, आर्टिकल 300A। कौन सा नया आर्टिकल संविधान में आया? संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया इसके अंतर्गत, आर्टिकल 300A। तो कभी कभी आता है कि संविधान में एक नया आर्टिकल 300A किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978। इसके द्वारा बात क्या हुई कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, तो उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा के कानूनी अधिकार बनाया गया, और एक नया आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया? आर्टिकल 300A। तो पूछ ले कि आर्टिकल 300A किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया? तो 44वें। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आप सबको पता है पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। और इसमें इसी के अंतर्गत संविधान में किस अनुसूची को जोड़ा गया था? तो 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। सवाल पूछा जाता है कि संविधान में 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो संविधान में 11वीं अनुसूची कब जुड़ी? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। और 86वां संविधान संशोधन, अभी मैंने बताया है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा एक नया आर्टिकल जुड़ा था? आर्टिकल 21A, जो किससे संबंधित है? यही 11वां मौलिक कर्तव्य, 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ये 11वां मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। क्लियर? तो जब ऑप्शंस दिए हो तो सारे ऑप्शन एक जगह पढ़ लेना उचित माना जाता है, और यही तरीका सही माना जाता है कि एक जगह आपको कई सारी चीज़ें पता चल जाए। तो संविधान की प्रस्तावना में 3 वर्ड समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता यानी कि सेकुलर, ये कब जोड़े गए? तो राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 44वां पूछ ले कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। आर्टिकल 300A कब जुड़ा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। संविधान में 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसके अंतर्गत संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, और इसी के अंतर्गत संविधान में एक नया आर्टिकल जुड़ा, आर्टिकल 21A।
क्लियर? तो थोड़ा सा याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड एक सवाल पूछ लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सापेक्ष अक्षांश सीमा कितनी है? भारत की अक्षांश सीमा कितनी है? 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर, 6 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर। बताइए, ऑप्शंस देखिए, बताइए। ज्योग्राफी की 2 मैराथन क्लासेस डाली गई हैं, टेस्ट अपलोड किए गए हैं सोशल साइंस के, बहुत प्रैक्टिसेस करवाई गई है क्वेश्चंस की आपको। ये तो लास्ट में बस आपका रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, और नए क्वेश्चन जो हमें लगता है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो बताइए अब, भारत का अक्षांशीय विस्तार टोटल कितना है? कितना है अक्षांशीय विस्तार भारत का? अक्षांशीय कितना है? और यहाँ पे देशांतर भी जानना जरूरी है कि देशांतरी कितना है। बताइए, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरी विस्तार कितना है? ये भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर तक है। तो कहाँ? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर तक ये अक्षांशीय विस्तार है। फैक्चुअल क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम में, वो भी पूछे जाते हैं, जैसे ऐसे ही अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी शुद्ध शब्दों में आपके सिलेबस में लिखी हुई है। भारतीय भूगोल आना है, और भारतीय भूगोल में सब आएगा, भौतिक डिवीजन भी आएगा इंडिया का। तो अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तर तक। तो 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक अक्षांशीय विस्तार है, और 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक ये देशांतरी विस्तार। क्लियर? तो ये दोनों याद रखिएगा। अक्षांश कितना है? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर, ये अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, देशांतरी विस्तार आ जाए तो 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक है। और जब हमारे सामने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, हमारे सामने से क्वेश्चंस गुजरते हैं, जब हम इन्हें एग्जाम हॉल में देखते हैं तो हमें वही क्लिक होता है। अब जैसे आपने देशांतर देखा कि 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 तक है, तो आपको वहाँ क्लिक होगा कि हाँ ये देखा है मैंने। और अक्षांशीय कितना है? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक अक्षांशीय विस्तार। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किन किन राज्यों से होके गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पूछा है, यानी कि कर्क रेखा के बारे में पूछा है। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होके गुजरती है? तो क्या आपको पता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होके गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती, टोटल 8 राज्यों से। उन 8 राज्यों में कौन कौन से हैं, जब ये पता होगा तभी तो पता होगा किससे नहीं गुजरती है। तो ये गुजरती है मध्य प्रदेश से, ये गुजरती है महाराष्ट्र से, ये गुजरती है गुजरात से, ये गुजरती है छत्तीसगढ़ से, ये गुजरती है झारखंड से, ये गुजरती है वेस्ट बंगाल से, ये गुजरती है त्रिपुरा से और मिजोरम से। मिजोरम, और एक क्या रह गया? राजस्थान। तो कितने हो गए टोटल? भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजर रही थी। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6वां वेस्ट बंगाल, 7वां ये। ज़्यादा हो गए क्या यार? ये एक कौन एक्स्ट्रा हो रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से नहीं गुजर रही है अब? वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, ये राजस्थान से तो जाएगी, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये छत्तीसगढ़, और ये किससे जा रही है? राजस्थान। ये तो ये याद रखिएगा, ये 8 राज्य हैं। तो किससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर? तो ये याद रखिएगा कि इतने 8 राज्य हैं जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। और ये नाम मैंने अभी भी टेस्ट में भी कई बार बताए हैं, टेस्ट के दौरान भी मैंने कई बार बताया है कि कहाँ कहाँ से होके गुजर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और कौन से वो 8 राज्य हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। और मध्य प्रदेश के कितने राज्यों से होके गुजर रही है? मध्य प्रदेश के जिलों से, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होके गुजरती है? 14 जिलों से। अब मुझे बता दीजिए कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन से सही है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होके गुजर रही है। गुजरात मैंने लिखा था, बिल्कुल लिखा था। राजस्थान मैंने लिखा था, बिल्कुल।
मध्य प्रदेश बिल्कुल, छत्तीसगढ़ ठीक है, झारखंड लिखा था, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कहाँ कहाँ से हो रही है? भारत की 8 राज्यों से होके गुजरती। और वो कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। महाराष्ट्र नहीं है। हाँ, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य। क्लियर? चलिए, इनसे होके गुजर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और कौन से 8 राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होके गुजरती है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये 8 राज्य जरूरी हैं। नहीं पता होगा, पूछ लेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से किस राज्य से होके नहीं गुजरती है, और ऑप्शन दे देगा आपके सामने। मान लीजिए ऑप्शन दे दिया आपके सामने महाराष्ट्र, एमपी, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। तो आपको पता होना चाहिए ना कि कहाँ से नहीं गुजर रही है, तब तो आप बता पाएंगे कि कहाँ से नहीं गुजर रही है। आपको पता है मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा यहाँ से तो होके गुजर रही है, तब आप बता पाएंगे कि कहाँ से नहीं गुजर रही है। इस वजह से ज़रूरी होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री अक्षांश पे स्थित होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री अक्षांश पे स्थित होती है? ये देखिए, ये बीच में भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पे, और कर्क रेखा। ये सवाल पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा है वो कितने डिग्री अक्षांश पे स्थित होती है? कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पे? तो 23.5 डिग्री अक्षांश पे स्थित होती है। क्लियर? ये, और भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पे स्थित होती है। तो इतना याद रखिएगा, कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पे ये सवाल पूछा जाता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश और भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पे है। ठीक है, चलिए एक मैं सवाल आपसे पूछती हूँ अब, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होके गुजर रही है। मुझे ये बताइए, जो कर्क रेखा है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से होके नहीं गुजरती है? किस राज्य से होके नहीं गुजर रही है? ऑप्शन है आपके सामने, पहला महाराष्ट्र, दूसरा है त्रिपुरा, भले आप देख के बताइए कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा है वेस्ट बंगाल और चौथा है गुजरात। बताइए निम्नलिखित में से कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजर रही है? और कर्क रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन एक सवाल बिल्कुल पेटेंट है, आएगा ही आएगा। चाहे ये पूछ ले कि कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पे है, तो 23.5 डिग्री अक्षांश पे है। कर्क रेखा भारत के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 8 जिलों से। कर्क रेखा मध्य प्रदेश, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। और मध्य प्रदेश के कितने राज्यों से, कितने जिलों से? तो 14 जिलों से। ठीक है, तो ये बताइए कि किस राज्य से होके नहीं गुजर रही है कर्क रेखा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा त्रिपुरा से गुजर रही है, वेस्ट बंगाल से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। और वहाँ मैंने महाराष्ट्र लिखा था ना, इस वजह से वो 8-9 राज्य हो रहे थे टोटल। तो महाराष्ट्र से बिल्कुल नहीं गुजरती। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? बताइए। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 108 में, 108 में। संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है हमने किस देश से अडॉप्ट किया है? तो संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया है। ये भी पूछा जाता है सवाल। तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, संयुक्त सत्र है, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और संसद के संयुक्त बैठकों को बुलाता कौन है? संसद की संयुक्त बैठकों को आहूत यानी कि बुलाने का काम किसका है? तो वो राष्ट्रपति का होता है। ठीक है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 108 में है। और हमने संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से अडॉप्ट किया है? तो वो देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। इसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो हो जाएंगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा, सबसे कम, भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम किस राज्य में? बताइए। भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश? बताइए। भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस राज्य में? बताइए। जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस राज्य में है? बताइए, जल्दी बता दीजिए। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किस राज्य में?
सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश का है। और जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि एरिया वाइज वहाँ रहने वाले लोगों की संख्या, मतलब कि लोग कितना दूर दूर बसे हुए हैं, वो होता है जनसंख्या घनत्व कम। और जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पूछ ले तो लोग कितना पास पास बसे हुए हैं, वो होता है जनसंख्या घनत्व। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कितना है अरुणाचल प्रदेश का है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ है, बताइए, मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। और हमारे यहाँ तो एक परिवार में 17 लोग रहते हैं। और सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है। तो अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ लोग काफ़ी दूर दूर बसे हुए हैं एरिया वाइज। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए, और सबसे ज़्यादा है बिहार का। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ समझौता 1916 में किसके किसके बीच हुआ? बताइए, लखनऊ समझौता 1916 में किसके किसके बीच हुआ था? पहली बात तो लखनऊ समझौता हुआ कब? तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1916 में हुआ। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ? महात्मा गांधी और आगा खां, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, गोपाल कृष्ण गोखले और आगा खां। और लखनऊ समझौता क्या था? तो आप सबको पता है कि लखनऊ समझौते के अंतर्गत क्या हुआ। लखनऊ समझौते के अंतर्गत मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक बार फिर मिल गए थे। जो विभाजन मुस्लिम लीग और कांग्रेस में पहले हुआ था तो इनके बीच क्या हो गया? समझौता हो गया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के, जिसमें से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे? तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक जी। और मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे? तो मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व करने वाले थे जिन्ना। ये तो लखनऊ जो समझौता था वो अगर आ जाए कि क्या था, तो लखनऊ समझौते के अंतर्गत मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, और मुस्लिम लीग की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? जिन्ना ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक जी किसके साइड से? कांग्रेस के साइड से। और मोहम्मद अली जिन्ना किसके साइड से? मुस्लिम लीग के साइड से। तो मुस्लिम लीग के साइड से जिन्ना और कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक ने इस समझौते का प्रतिनिधित्व किया था। तो लखनऊ समझौता किनके किनके बीच हुआ? तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस। कांग्रेस की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए आगे बढ़। यदि रिजर्व बैंक ब्याज दर बढ़ाए तो क्या होगा? बताइए, यदि रिजर्व बैंक ब्याज दर को बढ़ा दे। ब्याज दर बढ़ाने का मतलब होता है रेपो रेट। और मैं ये वापस नहीं समझाऊंगी, मैंने अभी एक क्वेश्चन में बताया था रेपो रेट वाला सी। रेपो रेट क्या होता है? वो दर जिसपे जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो किससे उधार लेते हैं? बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। वो रेट बैंक किससे लेते हैं? आरबीआई से उधार लेते हैं जिस दर पर, वही कहलाती है रेपो रेट। तो अगर ब्याज दर बढ़ा देगा, हाई इंटरेस्ट रेट कर दिया आरबीआई ने, आपको कोई पैसा दे रहा है लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है, आप लेने जाएंगे? नहीं लेने जाएंगे। तो यदि आरबीआई ने ब्याज दर बढ़ा दी, मतलब रेपो रेट बढ़ा दिया, तो क्या अब बैंक जाएंगे लेने पैसा? नहीं जाएंगे आरबीआई के पास। तो जब आरबीआई के पास पैसा लेने नहीं जाएंगे बैंक, तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा? नहीं आएगा। जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा तो क्या डिमांड बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो मांग नहीं बढ़ेगी, लेकिन इसमें कह रहा है मांग बढ़ेगी, तो गलत हो जाएगा। मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। क्या डिमांड बढ़ने से ही तो इन्फ्लेशन बढ़ती है? जब डिमांड ही नहीं बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन क्या बढ़ेगी? निवेश घटेगा या बढ़ेगा? लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है तो क्या इन्वेस्ट करेंगे लोग? नहीं करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निवेश घटेगा। कैसे? देखिए, आरबीआई किसे दे रहा है पैसा? आरबीआई बैंकों को देता है। बैंक लोन देते हैं लोग को, आम जनता को बैंक क्या देते हैं? लोन देते हैं आम जनता को। अब आम जनता उसका क्या करती है? आम जनता या तो खरीदारी करती है या इन्वेस्टमेंट करती, निवेश करती है। जैसे बैंक से मैं गई पैसे लेने, मैंने शेयर मार्केट में निवेश कर दिया, मैंने कोई इंडस्ट्री खोल ली, मेरे हाथ में पैसा है, मैं कुछ कर लूँ, मैंने कोई दुकान खोल ली, तो वो मैं निवेश कर रही हूँ, वो मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। लेकिन किस स्थिति में? जब मेरे हाथ में पैसा है। अब कहानी ये हो रही है कि आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने बढ़ा दी रेपो रेट, आरबीआई ने ब्याज दर बढ़ा दी। तो जब आरबीआई ने ब्याज दर बढ़ा दी तो क्या बैंक जाएंगे लेने पैसा हाई रेट पे? नहीं जाएंगे।
और जब बैंक पैसा लेने नहीं जाएंगे तो क्या आम जनता को पैसा देंगे? वो आम जनता को भी पैसा नहीं दे पाएंगे क्योंकि बैंकों के पास ही पैसा नहीं है। तो जब आम जनता के हाथ में पैसा नहीं है तो क्या आम जनता खरीदारी करेगी? नहीं करेगी, डिमांड नहीं बढ़ाएगी। तो जब डिमांड ही नहीं बढ़ाएगी तो क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगी? नहीं। क्या मांग बढ़ेगी? नहीं। जब आम जनता के हाथ में पैसा ही नहीं है तो क्या आम जनता कहीं इन्वेस्ट कर पाएगी? नहीं। तो निवेश अपने आप क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा निवेश घटेगा। क्लियर? तो क्या होगा? निवेश घटेगा। तो यदि रिजर्व बैंक ब्याज दर घटाएगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा क्या? जब पैसा ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट क्या बढ़ेगा? तो निवेश घटेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा कि जब रेपो रेट बढ़ाया जाता है तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं आता बैंक के थ्रू, तो इस वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो घट जाती है, निवेश घट जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। भारत का पूर्वोत्तर सीमांत बिंदु कौन सा है? बताइए, भारत का पूर्वोत्तर सीमांत बिंदु कौन सा है? पूर्वोत्तर बिंदु मतलब सबसे पूर्वी बिंदु पूछा है। बताइए, गिब्रल्टर, किबिथू, नामचा बारवा, दौलता बेग, औलिया। ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। कन्फ्यूज़न होता है इसमें। इंदिरा कॉल कहाँ है? कारगिल के पास है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ठीक है। भारत का सबसे, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, कक्ष के रण में। गुहार मोती कक्ष के रण में है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथू। और ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। किबिथू कहाँ स्थित है? अरुणाचल में। किबिथू कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, एक क्वेश्चन इससे पूछ लेता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है, कारगिल के पास स्थित है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती कक्ष के रण में। पूर्वी बिंदु कहाँ है? किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो भारत का सबसे पूर्वोत्तर सीमांत बिंदु कौन सा हो जाएगा? किबिथू। और कहाँ है ये? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वोत्तर सीमांत बिंदु पूछा था तो पूर्वोत्तर सीमांत बिंदु हो जाएगा किबिथू। पूर्वी उत्तरी पूछता तो इंदिरा कॉल, दक्षिणी पूछता इंदिरा पॉइंट, पश्चिमी पूछता गुहार मोती, और पूर्वी पूछा है तो किबिथू। गुहार मोती कक्ष के रण में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन पूछा गया है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। और अगर आप लोकसभा अध्यक्ष बन सकते हो तो आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हो। तो यही प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु होती है। तो सवाल कुछ भी पूछता है। अब सीधी सी बात है, यदि आप लोकसभा सदस्य बन सकते हो तो प्रधानमंत्री भी कहाँ के सदस्य होते हैं? कहाँ के मेंबर होते हैं? लोकसभा के ही मेंबर होते हैं। तो जो प्रधानमंत्री बनने की आयु भी कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष की हो जाएगी। तो लोकसभा सदस्य बनने की आयु 25 वर्ष, तो प्रधानमंत्री बनने की भी आयु 25 वर्ष। और राज्यसभा सदस्य बनने की कितनी होती है? राज्यसभा सदस्य बनने की आयु कितनी होती है? राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। ये भी पूछा जाता है, 30 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने की कितनी होती है? राष्ट्रपति बनने की आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। ये सारे सवाल आयु से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु होती है 35 ईयर्स। तो जो भी आप सब 25 ईयर्स के हैं तो आप सब सोच लीजिए कि आप सब भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्य हैं। और जब भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो फिर हम भी सोच सकते हैं इस विषय में। तो लोग, मतलब मैं भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात कर रही हूँ कि एक लोकतंत्र है भारत, और अच्छा सिस्टम है कि जहाँ भारत का आम नागरिक भी वोट लड़ सकता है। हालांकि चुनावों की स्थिति तो ऐसी है कि जिसके हाथ में पावर नहीं है, पैसा नहीं है, तो आजकल चुनाव के लिए वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करती हूँ। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात की जाए, लोकतंत्र की बात की जाए, अगर हमारे जो संविधान बनाने वालों की सोच की बात की जाए, तो वो बहुत हाई थी कि भारत का आम नागरिक भी जिसने 25 साल की आयु पूरी कर ली है वो संसद का सदस्य बन सकता है, लोकसभा का, वो चुनाव लड़ सकता है, वो प्रधानमंत्री पद तक भी पहुंच सकता है। तो भारत के लोकसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। और भारत के प्रधानमंत्री आयु के बनने की आयु भी 25 वर्ष ही है। राज्यसभा सदस्य बनने की आयु है 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने की आयु है 35 वर्ष। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। क्योंकि राष्ट्रपति पूछता है कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है?
35 ईयर्स, राज्यसभा की 30 साल और लोकसभा सदस्य की 25 साल। अगला सवाल है कि भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? भारत में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की, गुजरात की, आंध्र प्रदेश की। आप सबको पता है भारत में जो सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जो समुद्र के किनारे स्थित होते हैं, उनको कोस्टल एरियाज बोलते हैं, समुद्र से सटे हुए जो एरियाज होते हैं। और सबसे ज़्यादा तटीय रेखा किस राज्य की है? तो सबसे ज़्यादा तटीय रेखा गुजरात की है। और आप सबको पता है कि गुजरात में कितने किलोमीटर्स तक ये फैली हुई है तटीय रेखा? 1600 किलोमीटर की फैली हुई है और सबसे ज़्यादा है ये। भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? गुजरात की, 1600 किलोमीटर्स की। गुजरात में कई सारे बंदरगाह भी आप सबको पता है, कांडला है, कांडला बंदरगाह है, मुंबई वाला है ही, पोरबंदर है, पोरबंदर वाला तो गुजरात वाले रीजन में आ जाता है। तो भारत की जो सबसे ज़्यादा तटीय क्षेत्र की सीमा है वो किस में है? वो किसके पास है? गुजरात राज्य के पास है। क्लियर? और जो 20% एरिया है कोस्टल एरियाज का लगभग बंदरगाहों का, वो यही कवर करता है गुजरात। और आपको पता होगा कि ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट चलिए फिर आगे बता दिया जाएगा, आपको कई बार बताया भी गया है, यहाँ सिर्फ इतना ही जानिए कि भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की है, 1600 किलोमीटर्स की है, कई सारे बंदरगाह यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा कोस्टल एरियाज़ वाला राज्य पूछ ले तो कोस्टल एरियाज़ किसके पास है? गुजरात राज्य के पास, 1600 किलोमीटर्स का लगभग। राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश, अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल द्वारा दी जाती है? ये फ़ायदा होता है एक जगह सारी चीज़ें पढ़ लेने का। जब आपको एक जगह सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं तो फिर आपको लिए बाकी क्वेश्चंस भी तैयार हो जाते हैं। अब पूछा है अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 1, 2, 3, आर्टिकल 368, 214, 356। तो आपको बताया गया है कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस में है? राष्ट्रपति के पास, आर्टिकल 123 के अंतर्गत। और किस स्थिति में? जब संसद के दोनों सत्र, लोकसभा और राज्यसभा सत्र में नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति अगर कोई कानून बनाना ज़रूरी हो जाता है तो उस पर ऑर्डिनेंस लाते हैं, अध्यादेश लाते हैं। और वो जो अध्यादेश आता है, जो कानून बनता है, वो 6 महीने तक ही वैलिड होता है। उसको आगे कानून बनाने के लिए उसे लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवाना होता है, वही कहलाता है ऑर्डिनेंस। 368 किससे संबंधित था? मैंने बताया था कि जो 368 था वो संविधान संशोधन से संबंधित था। 368 किससे संबंधित था? संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हमने किस देश से अडॉप्ट की है? साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट की है। किस आर्टिकल में है संविधान संशोधन? तो आर्टिकल 368 में है। पूछेगा तो कुछ भी ना, हम नहीं जानते हैं एग्जामिनर क्या पूछेगा, तो हमें तो प्रिपेयर होके जाना है हर तरीके से कि क्या पूछ लेगा एग्जामिनर। तो राष्ट्रपति द्वारा ऑर्डिनेंस जारी करने की है 1, 2, 3 में, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? 123 अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश क्या होता है? मान लीजिए किसी ऐसे कानून को बनाना जरूरी हो गया जो अति आवश्यक है, लेकिन लोकसभा सदन में नहीं है, राज्यसभा भी नहीं है, तो राष्ट्रपति उसके लिए ऑर्डिनेंस ला देते हैं, तो वो ऑर्डिनेंस के तौर पर कानून बन जाता है। वो 6 महीने तक वैलिड होता है, लेकिन अगर उसको आगे कानून को लागू करवाना है तो फिर लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी ले ली जाती है। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन, आर्टिकल 368 साउथ अफ्रीका से अडॉप्टेड। आर्टिकल 214 में क्या है? आर्टिकल 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, तो हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान 214 में। और आर्टिकल 356 किससे संबंधित है? 356 संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। आपातकाल में जो राष्ट्रपति शासन लगता है उससे संबंधित है आर्टिकल 356। क्लियर? और 214 में क्या है? हाई कोर्ट के गठन की बात है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट होगा। तो पूछा क्या था? पूछा था कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 1, 2, 3 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। करेंसी नोट कौन जारी करता है भारत में? भारत में जो करेंसी नोट होती हैं आपकी 10, 20, 50, 100, 1000, 500, कौन जारी करता है? करेंसी नोट्स को कौन जारी करता है? ऑप्शन है आरबीआई, वित्त सचिव, भारतीय स्टेट बैंक, कोई नहीं। बताइए कौन जारी करता है? बताइए। तो भारत में जो करेंसी नोट है तो उसे जारी करने का जो काम है वो आरबीआई के पास। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि जो 1 रुपए की नोट होती है, 1 रुपए की नोट और सिक्के, वो कौन जारी करता है? वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। वित्त मंत्रालय जारी करता है। नोट पे किसके साइन होते हैं? तो 10 की, 20 की, 50 की, 100 की नोट होती है तो आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं ना।
लेकिन इसमें किसके साइन होंगे? 1 रुपए की नोट में 1 रुपए की नोट पे साइन होते हैं वित्त सचिव के। भारत के जो वित्त सचिव होते हैं उनके साइन होते हैं। और ये यहाँ पे समझने वाली बात है क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। तो भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? जैसे 10 की है, 20 की है, जैसे 10 की नोट है, 20 की नोट है, 50 की नोट है, 100 की नोट है, 500 की नोट है, वो कौन जारी करता है? वो आरबीआई जारी करता है। और उस पर साइन भी किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर के ही होते हैं। करेंसी नोट पूछा था कि करेंसी नोट कौन जारी कर रहा है, ठीक है आरबीआई जारी करता है। लेकिन अगर पूछ लेता कि 1 रुपए की नोट कौन छापता है, तब क्या बताएंगे आप? तो जो 1 रुपए की नोट है या 1 रुपए की नोट और सिक्के, ये छापने का काम होता है भारत के वित्त मंत्रालय के पास। और इसमें साइन भी किसके होते हैं? भारत के वित्त सचिव के साइन होते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा ज़रूरी हो जाता है जानना अलग से कि 1 रुपए की जो नोट है और सिक्के हैं उसको भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा छापा जाता है और उस पर साइन भी किसके होते हैं? भारत के वित्त सचिव के ही साइन होते हैं 1 रुपए की नोट पे। तो ये सवाल पूछा गया सवाल है कि 1 रुपए की नोट पे साइन किसके होते हैं। तो आरबीआई गवर्नर मत लगा के चले आइएगा कि सारे सिक्कों पे, सारी नोटों पे तो आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं तो 1 रुपए में भी उसी के होंगे। नहीं, 1 रुपए में किसके साइन होते हैं? भारत के वित्त सचिव के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी बताइए? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ऑप्शन दिया गया है नवपाषाण काल, कांस्य युग, पूरा पाषाण, लौह युग। बताने की जरूरत है क्या? हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? आप सब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है क्योंकि इस दौरान जो औजार उपयोग किए जाते थे, जो बर्तन उपयोग किए जाते थे, वो कैसे उपयोग होते थे? कांसे के होते थे। इस वजह से हड़प्पा को कैसी सभ्यता कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो हड़प्पा कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। एक क्वेश्चन मैंने किया था, मुझे कमेंट करके बताइए कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। मुझे कमेंट में बताइएगा कि जो हड़प्पा की खोज है किसने की थी। जैसे मैंने बताया मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी जी ने की थी, तो हड़प्पा की खोज किसने की थी बताइएगा। क्लियर? तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। चलिए आगे बढ़े। चालुक्य वंश का प्रमुख शासक कौन था? बताइए, चालुक्य वंश का प्रमुख शासक कौन था? जल्दी बताइए। बाहुबली? बाहुबली वो वाला बाहुबली नहीं है जो मूवी में थे। पुलकेशिन द्वितीय, अल्लूर, विक्रमादित्य सिक्स्थ। बताइए चालुक्य वंश के प्रमुख शासक कौन थे? देखिए, चालुक्य वंश के बहुत सबसे ज्यादा प्रमुख शासक माना जाता है पुलकेशिन द्वितीय को। और चालुक्यों के शासन के अंतर्गत मंदिर निर्माण की एक शैली का विकास हुआ था, वो है बेसर शैली। और बेसर शैली क्या होती है? जिसमें मंदिर निर्माण की नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सअप होता है। और नागर शैली कहाँ होती है? नागर शैली उत्तर भारत में मंदिर निर्माण में काम आती है। और दक्षिण में कौन सी काम आती है? द्रविड़ शैली। दक्षिण में कौन सी शैली होती है? द्रविड़ शैली। क्लियर? ये तो चालुक्य वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो याद रखिएगा, चालुक्य वंश का प्रमुख शासक था पुलकेशिन द्वितीय। और सबसे बड़ी बात, मंदिर निर्माण की बेसर शैली का विकास किसके टाइम हुआ? तो इन्हीं चालुक्यों के टाइम में हुआ था। और जो बेसर शैली है वो नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सचर है। नागर शैली के मंदिर कहाँ बनते हैं? उत्तर भारत में। द्रविड़ शैली के मंदिर कहाँ बनते हैं? दक्षिण भारत में। क्लियर? और चालुक्यों ने शासन कहाँ किया था? चालुक्यों ने कहाँ शासन किया था? वातापी कर्नाटक, जो वर्तमान में बादामी कर्नाटक, जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है। वातापी, बादामी ये सब बोला जाता है। वहाँ पे शासन किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। क्लियर? तो कभी पूछ ले कि पुलकेशिन द्वितीय ने शासन कहाँ किया, और सवाल पूछा भी था एक बार, टेस्ट में बताया था मैंने कि पुलकेशिन द्वितीय ने बादामी कर्नाटक में शासन किया था। क्लियर? चलिए, और बेसर शैली क्या होती है? मंदिर निर्माण की जो द्रविड़ शैली होती है और नागर शैली, उसका मिक्सअप। जिस स्थल पर शिपयार्ड मिले हैं, जहाज बनाने का कारखाना मिला है, वो कौन सा है? ऑप्शन है आप सबके सामने, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा। तो क्या मुझे बताना पड़ेगा कि शिपयार्ड यानी कि जहाज बनाने का कारखाना, और जहाँ जहाज है तो जहाज कहाँ होगा? कोस्टल एरियाज में होगा। और इंडिया में कोस्टल एरियाज कहाँ हैं? इंडिया में कोस्टल एरियाज हैं गुजरात में। तो भारत में शिपयार्ड बनाने का कारखाना कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल बंदरगाह भी माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कभी पूछ ले विशाल बंदरगाह कहाँ है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। शिपयार्ड बनाने का कारखाना यही मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? तो आप सबको पता है, बताया था मैंने, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है, जिसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में भी किया जाता था। विशाल धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान इसमें स्नान किया जाता था। धौलावीरा कहाँ है? बताइए, धौलावीरा कहाँ है?
ये भी गुजरात में। तो याद रखिएगा कि ये सारे स्थल वर्तमान में कहाँ है, ये पूछा जाता है। क्लियर। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है, बता ही चुके हैं, हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में, और ये गुजरात के कच्छ में है धौलावीरा। जिस स्थल पर शिपयार्ड बनाने का कारखाना मिला है तो वो कहाँ है, तो जिस स्थल पर शिपयार्ड बनाने का कारखाना मिला है वो कहाँ पे स्थित है, लोथल में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है पूछ लेगा तो लोथल है, गुजरात में स्थित है। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे है, राखालदास बनर्जी जी ने खोज की थी और यहाँ विशाल स्नानागार मिला है। धौलावीरा कहाँ है वर्तमान में, तो गुजरात के कच्छ में। क्लियर। तो शिपयार्ड पूछा था, बंदरगाह तो वो कौन है, लोथल। चलिए, जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर होता है, ये सवाल अगर मैंने बताया आपको तो फिर ये मेरी खामी होगी, मेरी कमी होगी, क्योंकि जीडीपी और जीएनपी इकोनॉमिक्स की मैराथन, टेस्ट सोशल साइंस के सब जगह बता चुकी हूँ मैं, सब जगह मैंने आपको बताया है जीडीपी और जीएनपी। बताइए क्या अंतर होता है, खुद बताइए। जीएनपी में व्यवसायिक गणना शामिल नहीं होती, जीएनपी जीडीपी के प्लस विदेशी शुद्ध आय होती है, जीडीपी जीएनपी प्लस विदेशी निवेश होता है। इन दोनों में से कोई अंतर नहीं। बताइए, मैंने आपको बताया था जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन हो रहा है वो होता है जीडीपी, घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पादन हो रहा है। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में मैंने बताया था कि इसमें विदेशों से शामिल होने वाली आय सम्मिलित होती है। और विदेशों से आने वाली आय कौन सी रहती है, जैसे रेमिटेंसेस आते हैं। रेमिटेंसेस क्या होते हैं, यूरोप में कोई व्यक्ति आपका काम कर रहा है, अमेरिका में कोई व्यक्ति काम कर रहा है आपके घर से, वो वहाँ से डॉलर्स भेज रहा है इंडिया, वो क्या कहलाते हैं, वो रेमिटेंसेस कहलाते हैं। जो बाहर काम कर रहे हैं लोग, वो इंडिया पैसे भेजते हैं अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, तो वो तो डॉलर्स में भेज रहे हैं, तो वो क्या है, वो रेमिटेंसेस है, वो विदेशी आय है और वो जीएनपी में काउंट होती है। तो एक सवाल आता है कि जीएनपी में विदेशी आय काउंट होती है या नहीं होती है, तो बिल्कुल होती है। और जीडीपी में नहीं, जीडीपी घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पादन है वो होता है। और एक और टर्म मैंने बताया था एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जब जीएनपी में घटा दिए जाते हैं डेप्रिसिएशन यानी कि क्षरण को। और डेप्रिसिएशन क्या होते हैं, मशीनों में जो क्षय होता है, मशीनों में जो टूट फूट होती है, गिसावट होती है, वो क्षरण के अंतर्गत आता है। क्लियर। तो जीडीपी और जीएनपी में अंतर क्या हो जाता है कि जीडीपी जीएनपी बराबर क्या होता है, जीडीपी तो ठीक है, जो देश में उत्पादन हो रहा है वो तो ठीक है, साथ साथ जो विदेशों से प्राप्त आय मिल रही है, जो विदेशों से रेमिटेंसेस मिल रहे हैं, वो भी शामिल है। तो जीएनपी में क्या शामिल हो जाता है, रेमिटेंसेस भी विदेशों से आने वाले। तो जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू सीमा के अंदर जितना उत्पादन हो रहा है, जीएनपी विदेशों से जो आय मिल रही है जैसे कि बाहर से आने वाले रेमिटेंसेस, और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी में आप डेप्रिसिएशंस घटा देते हो, क्षरण को घटा देते हो। क्षरण क्या होती है, मशीनों में घिसावट, और ये मैं लाख बार बता चुकी हूँ आपको, बार बार रिपीट करी हूँ। इस क्लास के बाद जाके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में वीडियोस पड़ी हुई हैं, देख लीजिएगा। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए गए। क्लियर। थोड़ा सा जल पी लिया जाए। तो याद रखिएगा, जीडीपी में घरेलू आय है, जीएनपी में विदेशों से भी सम्मिलित आय है, और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशंस घटा दिए जाते हैं। कई बार बताया है मैंने आपको ये। अगला क्या है, लाल सेना, रेड आर्मी किससे संबंधित है, रेड आर्मी किससे संबंधित है, किस घटने नहीं किस घटना से संबंधित है, रेड आर्मी किस घटना से संबंधित है, बताइए। रेड आर्मी किस घटना से संबंधित है, रेड आर्मी, लाल सेना, लाल सेना का जो संबंध है वो किस घटना से संबंधित है, लाल सेना किस घटना से संबंधित है। ऑप्शन है आप सबके सामने, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच क्रांति, रूसी क्रांति, चीनी क्रांति, इंडियन क्रांति। तो जो लाल सेना है, रेड आर्मी है, वो किससे संबंधित है, वो रूसी क्रांति से संबंधित। कब हुई थी, 1917 में, बता चुका गया है। रूसी क्रांति के नेता कौन थे, व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। तो इनका ये नाम याद रखिएगा कि नेता कौन थे रूसी क्रांति के, तो व्लादिमीर लेनिन थे। और ये किससे संबंधित थे, रेड आर्मी। रेड आर्मी क्या थी, रेड आर्मी बेसिकली जो श्रमिक समुदाय था या जो कृषि समुदाय था, तो उनके हितों की रक्षा के लिए एक श्रमिकों और जो
निम्न वर्ग था बेसिकली, उनके हितों की रक्षा के लिए श्रमिकों और किसानों की हितों की रक्षा के लिए साम्यवादी सरकार की स्थापना की मांग कर रहे थे ये लोग, कि एक साम्यवादी सरकार आनी चाहिए जो किसके हितों की रक्षा करे, श्रमिकों के और किसानों के हितों की रक्षा करे। उसके लिए ये रेड आर्मी बनाई गई थी। उस रेड आर्मी के नेता कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। तो ये किससे संबंधित है रेड आर्मी? पूछ ले कि रेड आर्मी लाल सेना का संबंध किससे था? तो लाल सेना का संबंध था रूसी क्रांति यानी कि रशियन क्रांति से। और रशियन रेवोल्यूशन कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुई थी ये। और इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे व्लादिमीर लेनिन। और ये किसके लिए थी रेड आर्मी? तो रेड आर्मी बेसिकली श्रमिकों और किसानों के हितों के लिए एक साम्यवादी सरकार की स्थापना की मांग कर रही थी। क्लियर? और रूसी क्रांति को दो और नामों से जाना जाता है, अक्टूबर क्रांति और एक और बताया था मैंने जो ऑप्शंस में था। बताइए क्या बताया था? मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व क्या होता है? ऑप्शन है कुल जनसंख्या भागे क्षेत्रफल, कुल क्षेत्र बटे जनसंख्या, जनसंख्या बटे विकास दर गुणे क्षेत्रफल। बताइए तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व क्या होता है? किसी भी देश की या किसी भी एरिया की टोटल जनसंख्या, टोटल उसकी जनसंख्या डिवाइडेड जो वहाँ का जो एरिया है, जो वहाँ का क्षेत्रफल है, वो ये होता है जनसंख्या घनत्व कि लोग कितने पास बसे हुए हैं प्रति इकाई क्षेत्रफल में मौजूद लोगों की संख्या। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में मौजूद लोगों की संख्या क्या होती है? जनसंख्या घनत्व होता है। तो देख लीजिए जनसंख्या घनत्व क्या है? प्रति इकाई क्षेत्रफल में मौजूद लोगों की संख्या, तो कुल जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। और मैंने आपको सिंपल शब्दों में बताया है कि जनसंख्या घनत्व बेसिकली क्या होता है कि लोग किसी एरिया में कितने पास बसे हुए हैं, मतलब कि जितना एरिया है, मान लीजिए इतना सा एरिया है, उसमें लोग कितनी पास हैं और कितनी दूर हैं, मतलब लोगों की संख्या बटे एरिया। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला बिहार, बताया जा चुका है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार में, कम है अरुणाचल प्रदेश में। और जनसंख्या घनत्व होता क्या है? जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, कि टोटल कितनी जनसंख्या है किसी क्षेत्र की और उसका एरिया कितना है। गुप्त काल के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए गुप्त काल के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय? नहीं। आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था, अभी भी है। और इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी कब? 5वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी में किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। एक चीज़ और बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी गई थी, किसके द्वारा लगाई गई थी? तो वो था बख्तियार खिलजी। ये सवाल भी पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को आग किसके द्वारा लगाई गई? तो किसके द्वारा लगाई गई थी? बख्तियार खिलजी द्वारा लगवाई गई थी। अफगानी था, वहाँ बहुत सारे बौद्ध भिक्षु थे और भारत की सबसे ज़्यादा हानि, ज्ञान की हानि, वो यहीं पे हुई थी। कई सारी किताबें जल गई, कई सारे विद्वान जल गए, कई सारे जो वहाँ आवासीय विद्यालय था नालंदा, वहाँ सारे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, जिन्होंने इतने वर्षों से ज्ञान अर्जित किया था, वो सब जल के खाक हो गए। तो गुप्त काल के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कुमारगुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी में। और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया किसने था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी, एक तुर्क अफगानी था, उसने जला दिया था। और ये वर्तमान में ये कहाँ है? वर्तमान में बिहार में। और बिहार में भी कहाँ है? तो याद रखिएगा राजगीर में। और ये एक तरह का आवासीय विद्यालय था, जैसे हॉस्टल्स होते हैं ना, आवासीय विद्यालय। अभी भी आवासीय विद्यालय का कॉन्सेप्ट है इंडिया में, तो एक तरह का आवासीय विद्यालय था। क्लियर? तो नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी में। बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? मार्केट इकोनॉमी की विशेषता क्या है? बताइए जो बाजार अर्थव्यवस्था होती है उसकी विशेषता क्या है? ऑप्शन है आप सबके सामने। पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण, उपभोक्ता और उत्पादक स्वेच्छा से निर्णय लेते हैं, कीमतें अर्थशास्त्री द्वारा तय होती हैं, या कोई व्यापार नहीं होता। कोई भी एक बेटर इकोनॉमी है या बाजार अर्थव्यवस्था है, उसके क्या एग्जाम्पल्स होंगे? किसी भी अच्छी अर्थव्यवस्था की एक पहचान होती है कि अर्थव्यवस्था में कोई भी चीज़ किस पे डिपेंड होती है? डिमांड और सप्लाई पे। अगर चीज़ की डिमांड है तो उसकी वैल्यू हाई चली जाएगी, डिमांड कम है तो उसकी वैल्यू लो चली जाएगी। दूसरा, मार्केट में पूरी तरीके से प्रतिस्पर्धा हो,
जो उत्पादक हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जो उपभोक्ता हैं, मतलब जो प्रोडक्शन किया वो कहलाता है उत्पादक, और जिसने उपभोग किया वस्तु का वो कहलाता है उपभोक्ता। वो दोनों अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकें। उत्पादक जो प्रोडक्शन कर रहा है वो ये स्वतंत्र निर्णय ले सके कि उसको क्या बेचना है, जो उपभोक्ता है वो स्वतंत्र निर्णय ले सके कि उसे क्या खरीदना है। तो बाजार अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंड करती है कि जो प्रोडक्शन करने वाला है वो स्वेच्छा से निर्णय ले सके कि उसको क्या उत्पादित करना है, उस पर किसी तरह का दबाव ना बनाया जाए कि नहीं तुम यही उत्पादित करोगे, तुम्हें यही प्रोडक्शन करना है। और दूसरी चीज़, उपभोक्ता जो कंज्यूमर होता है उसके ऊपर ये दबाव ना बनाया जाए कि आपको यही चीज़ें उपभोग करनी है, यही चीज़ें खरीदनी है। वो दोनों क्या हो, स्वतंत्र हो। वो दोनों कैसे हो, स्वतंत्र हो, और वो सही इकोनॉमी कहलाती है। तो बाजार अर्थव्यवस्था मार्केट इकोनॉमी की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि उत्पादक स्वतंत्र है कि वो किस चीज़ का प्रोडक्शन करेगा, उपभोक्ता स्वतंत्र है कि वो किस चीज़ का उपभोग करेगा, कि उन पे किसी भी तरह का दबाव नहीं है। वही कहलाती है एक बाजार अच्छी अर्थव्यवस्था। पल्लव वंश ने किस शैली की स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया था? पल्लव शासनकाल के टाइम में स्थापत्य शैली बहुत ज़्यादा पीक पे गई थी, क्योंकि जितने शासनकाल आए, जितने शासक आए, उन्होंने अलग अलग शैली का विकास किया। तो पल्लव वंश ने किस शैली की स्थापना को बढ़ावा दिया था? इंडो रोमन, द्रविड़, नागर, मिश्र। बताइए, जो पल्लव वंश के शासक थे उन्होंने किस शैली की को बढ़ावा दिया था, किस तरह की शैलियों को, और कहाँ थे पल्लव? साउथ में थे, नॉर्थ में थे? बताइए, पल्लवों ने किस तरह की शैली को विकसित किया था? तो पल्लवों में एक बहुत ज़्यादा शासक का नाम फेमस है, वो है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या, कौन सी शैली विकसित की थी मंदिर निर्माण की? रथ शैली। रथ शैली विकसित की थी। दूसरे कौन थे? दूसरे थे महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन ने क्या, किसकी खोज की थी, किस शैली की? महेंद्र वर्मन ने गुफा मंदिर। और तीसरे थे नरसिंह वर्मन सेकंड, जिन्हें राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाता है, बहुत फेमस थे। नरसिंह वर्मन सेकंड ने भी बहुत सारी शैलियां विकसित की थी, जिसमें से एक बहुत ज़्यादा फेमस नाम है कैलाश मंदिर। तो पल्लवों ने किसकी शैली विकसित की थी? बेसिकली पल्लवों के शासनकाल में द्रविड़ शैली विकसित हुई थी। और द्रविड़ शैली कहाँ थी? दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की या जो वास्तुकला निर्माण की शैली थी। और इन्हीं पल्लवों में से एक, पटाखे फूट रहे हैं क्योंकि आज विसर्जन है शायद। पल्लव वंश की किस शैली की स्थापना को बढ़ावा दिया पल्लवों ने? तो पल्लवों ने नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ शैली का विकास किया, महेंद्र वर्मन ने गुफा मंदिर, और एक और नाम है यहीं पे पल्लव वंश के शासकों में ही, नरसिंह वर्मन सेकंड। नरसिंह वर्मन सेकंड। और नरसिंह वर्मन सेकंड ने क्या किया था? इनके कैलाश मंदिर जो इनका है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, कैलाश मंदिर। और इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है? राजसिम्हा के नाम से, राजसिम्हा। क्लियर, याद रखिएगा। तो इन्होंने, पल्लवों ने क्या, कौन सी शैली विकसित की थी? द्रविड़ शैली, जिसमें से नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिर, रथ शैली, महेंद्र वर्मन ने गुफा मंदिर, और नरसिंह वर्मन सेकंड राजसिम्हा कैलाश मंदिर। संविधान के किस के आर्टिकल के अनुसार मतदान करने की, नहीं, संविधान में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? बताइए, बताना पड़ेगा क्या कि आप वोट कब कर सकते हैं। तो आप वोट कब कर सकते हैं? जब आप 18 साल के हों। लेकिन आपको पता होगा पहले ये आयु 21 थी। 21 से 18 कब की गई? 21 से 18 की गई थी 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम कब का था? ये अधिनियम था 1988 का। लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 1989 में। ये तो मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 से घटा के 18 कब की गई? तो 21 से घटा के 18 वर्ष कब की गई थी? तो पूछा जाता है ये सवाल। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, और लागू कब हुआ था ये? तो 1989, जब मतदान करने की आयु को 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। उदारीकरण, निजीकरण, एलपीजी नीतियाँ किस वर्ष भारत में आई? बताइए, एलपीजी जो नीति है भारत में कब आई? एलपीजी नीति भारत में कब आई थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जिन्हें ये समझना है कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास ली है, समझाया है, मैराथन क्लास डली हुई है, और इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करवाने के दौरान ही बताया है। उसमें जो मैराथन क्लास आपको मिलेंगी उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस दिए गए, एक वीडियो में अलग अलग टॉपिक वाइज। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और वीडियोस मिल जाएंगे आपको। तो एलपीजी जो नीति है वो लागू कब की गई थी? तो एलपीजी नीति आई थी 1991 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी, पीवी
नरसिम्हा राव जी, पीवी नरसिम्हा राव। और भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय भारत के वित्त मंत्री थे, मनमोहन सिंह जी। तो पूछा जाता है जब एलपीजी नीति आई थी तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, तो पीवी नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे कार्यरत थे। और वित्त मंत्री कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और ऐसी स्थिति थी कि जब एलपीजी नीति नहीं आई थी उसके पहले भारत के पास खाद्यान्न को जो आयात करने के लिए तक के लिए पैसा नहीं था, विदेशी मुद्रा बहुत कम थी, राजकोषीय घाटा पीक पे था, बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत असंतुलित चल रहा था। ये जो सारे टर्म्स मैंने नाम लिए हैं मैंने सब बताए हैं आपको। तो वो सब ऐसी स्थितियां थी, उसी से निपटने के लिए एलपीजी मॉडल लाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का। ये तीनों टर्म मैंने समझाए हैं, बाकायदे जाके उन वीडियोस में देख लीजिएगा, बार बार समझाने में सेम एनर्जी जाती है, समय जाता है, ठीक है। चलिए, तो 1991 में आई थी एलपीजी मॉडल। प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव जी। और वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब मिला, बताइए। 72वें संविधान संशोधन, 73वें, 74वें, 86वें। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब मिला, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा, शहरी निकायों को, नगर पालिका को, तो नगर पालिकाएं आई थी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। नगर पालिका के अंतर्गत संविधान में कौन सी अनुसूची जुड़ी, 12वीं अनुसूची। और 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज से, क्लियर। 86वां संविधान संशोधन 2002, 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो पूछा है कि संविधान संशोधन कौन सा है जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे रहा है, तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे रहा है 73वां संविधान संशोधन 1992। पंचायतें किस भाग में है संविधान की, पंचायतें संविधान के किस भाग में है, तो पंचायतें संविधान के भाग 9 में। और मैंने बताया था कि ये भाग 9 संविधान के भाग पढ़ाए ना मैंने, उसमें प्रैक्टिस भी करवाई है आपको, उसका वीडियो भी है, देख लीजिएगा जाके। भारत की पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट की क्या विशेषता है, भारत के पश्चिमी घाट की क्या विशेषता है, बताइए। ऑप्शन दिया गया है, यह हिमालय से जुड़ा है, इसका अधिकांश भाग तटीय है, यह भूमध्य रेखा से होकर गुजरता है, जैव विविधता ज़्यादा है। तो आप सबको पता है ये क्या है, ये भारत का पूर्वी घाट है, ये भारत का पूर्वी घाट है, ये भारत का पश्चिमी घाट है, ये भारत का क्या है, पश्चिमी घाट है। और इस पश्चिमी घाट में क्या है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता। तो ये कैसा है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध है ये क्षेत्र, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, नेशनल पार्क्स हैं बहुत ज़्यादा वेस्टर्न घाट्स में, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, बारिश वाला एरिया है। तो वेस्टर्न घाट्स किसके लिए फेमस है, अपनी जैव विविधता के लिए। इस वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पूछ ले कि वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऊंची चोटी। तो वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। कौन है, अनाईमुडी। ये कहाँ स्थित है, अनाईमुडी केरल में स्थित है। तो पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी है। इसी वेस्टर्न घाट में आपको मैंने बताया था क्या है, यहाँ पे क्या है, तट है ना कुछ, यहाँ है कोरोमंडल तट, पूर्वी घाट में, पूर्वी घाट में है कोरोमंडल तट, पश्चिमी घाट में है कोंकण तट, कोंकण और मालाबार। तो पूछा जाता है कोंकण और मालाबार कहाँ है, तो कोंकण और मालाबार वेस्टर्न घाट्स में है और कोरोमंडल तट पश्चिमी घाट में। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, भारत की पश्चिमी घाट की विशेषताएं क्या है, वेस्टर्न घाट सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी याद रखिएगा, अनाईमुडी केरल में स्थित है। और वेस्टर्न घाट में कोंकण और मालाबार तट भी पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। और पूछ ले पूर्वी घाट में तो कोरोमंडल तट। ये पूछा जाता है सवाल कि ये जो तट है वो किस दिशा में है, पश्चिम तट में है कि पूर्व में, क्लियर। तो वेस्टर्न घाट क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता है। राज्यसभा सदस्यों की अवधि कितनी होती है, राज्यसभा सदस्यों की अवधि कितनी होती है, बताइए। ऑप्शन है आप सबके सामने, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 3 साल। कितनी होती है राज्यसभा सदस्यों की अवधि, बताइए। राज्यसभा सदस्यों की अवधि आप सबको पता है, लोकसभा सदस्य 5 साल के लिए, राज्यसभा सदस्य 6 साल के लिए। राज्यसभा सदस्य को, राज्यसभा को ही क्या कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो इसमें 1/3 सदस्य होते हैं
1/3 जो सदस्य होते हैं हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, 2 साल में सेवानिवृत्त या रिटायर हो जाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? संसद का स्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा संविधान के किस आर्टिकल में है? तो राज्यसभा संविधान के आर्टिकल 80 में है, 79 में है संसद, 80 में है राज्यसभा और 81 में है लोकसभा। क्लियर? चलिए, तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा कि राज्यसभा सदस्यों की अवधि कितनी होती है। राज्यसभा सदस्यों की अवधि होती है 6 साल। ये एक तरह का स्थायी सदन है। आर्टिकल 80 में इसका प्रावधान है और इसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी की अवधि क्या थी? जो गवर्नर जनरल के रूप में जो डलहौजी की अवधि है, डलहौजी की, वो कितनी थी? 56 से 76, 45 से 66, 48 से 56, 59 से 66। पूछा जाता है ना कि गवर्नर जनरल का शासनकाल कब से कब तक था। तो गवर्नर जनरल का जो शासनकाल है डलहौजी का, वो था 1948 से लेके 56 तक। और इसने अपने शासनकाल के दौरान बहुत सारी चीज़ें करवाई थी। जैसे इसी के टाइम में रेलवे का विकास हुआ था 1853 में, रेलवे का विकास हुआ था 16 अप्रैल 1853, मुंबई से थाने चली थी ट्रेन। क्लियर? दूसरा, इसी के शासनकाल में डाक सेवा का भी विकास हुआ, डाक सेवा भी विकसित हुई थी। जो हड़प नीति आई थी, आप सबको पता होगा, हड़प नीति, वो भी डलहौजी की ही थी, जिसमें जो उत्तराधिकार वाले जिनके पास राज्य नहीं होते थे, मतलब जिनके उत्तराधिकारी नहीं पैदा हुए होते थे जिन राजाओं के, तो उनको हड़प नीति के तहत शामिल कर लिया जाता था। तो ये सब किसके टाइम में हुआ? डलहौजी के टाइम में हुआ। भारत में डाक सेवा, रेलवे और टेलीग्राफ, ये भी सब इसी के शासनकाल में आया। तो कभी कभी पूछता है कि डलहौजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ नहीं हुई। तो जब पता होगा कौन सी चीज़ हुई तब तो बता पाएंगे कौन सी चीज़ नहीं हुई। तो हड़प नीति हुई, डाक सेवा, रेलवे की शुरुआत, टेलीग्राफ, ये सब डलहौजी के शासनकाल में था। और डलहौजी का टाइम कब से कब तक था भारत में? तो डलहौजी का टाइम था 1948 से 56 तक। और सवाल पूछा जाता है गवर्नर जनरल से रिलेटेड कि किस गवर्नर जनरल का टाइम कब तक था, कैनिंग कब तक था, कार्नवालिस कब तक था, डलहौजी कब तक था, उन्होंने क्या काम करवाए। तो डलहौजी ने क्या करवाया था? भारत में रेलवे का विकास। आपको पता है ना 1853 में पहली बार भारत में रेलवे चलाई गई थी। डाक सेवा, टेलीग्राफ और हड़प नीति, ये सब डलहौजी की ही थी। टाइम याद रखिएगा 1848 से लेके 1856 तक। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? अब आपका सामने एग्जाम है कुछ दिन बाद, इन्फ्लेशन अब आपसे आने लगी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराई गई है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन, कीमतें बढ़ती हैं, मांग कम होती है, उत्पादन घटता है, डिमांड बढ़ती है। मैंने बताया था इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति किस स्थिति में होती है? मुद्रास्फीति इस स्थिति में होती है जब किसी चीज़ की डिमांड हाई जाती है, डिमांड हाई जाती है और उसकी सप्लाई कम होती है। तो जब डिमांड हाई जाएगी, सप्लाई कम होगी, तो मुद्रास्फीति होगी। इसके लिए एक एग्जाम्पल बताया था मैंने, समोसे वाला। आपके मोहल्ले में कोई एक समोसे वाला है, वो दिन में 50 समोसे ही बनाता है, मतलब उसकी सप्लाई कम है, लेकिन वो इतने स्वादिष्ट समोसे बनाता है कि उसके समोसे की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लाइन लगी होती है उसके समोसे लेने के लिए, क्योंकि वो दिन में 50 ही बना रहा है। तो ये बताइए, जब वो दिन में 50 ही समोसे बना रहा है, मतलब उसकी सप्लाई कम है समोसे की, लेकिन उसके समोसे की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो मनमर्जी में बेचेगा पैसे, समोसे 50 के देगा, लोग 50 के लेके जाएंगे कि भाई मेरे पास तो 50 ही समोसे हैं, जिसको लेना हो लो, जिसको नहीं लेना जाओ, क्योंकि उसके समोसे की डिमांड ज़्यादा है ना, लेकिन उसके पास 50 ही समोसे हैं, सप्लाई कम है, तो वो मनमर्जी पे बेचेगा, मनमर्जी कीमत पे बेचेगा। तो उसकी क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगी, यानी कि डिमांड जैसे ही बढ़ेगी तो वो महंगी कर देगा चीज़, तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो जब भी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो वो चीज़ महंगी हो जाती है, वही कहलाता है इन्फ्लेशन। तो जब इन्फ्लेशन आता है तो क्या होता है? कीमतें बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगी। और इसी डिमांड को कम करने के लिए, इसी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई क्या करता है? मॉनेटरिंग पॉलिसी लाता है, रेपो रेट घटाता बढ़ाता है, CRR SLR के थ्रू करता है चीज़ें। वो सब चीज़ें बताई जा चुकी हैं आपको, इसीलिए बार बार रिपीट किया जाता है कि इस क्लास के बाद जाके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में वीडियोस पड़ी हुई हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं, सोशल साइंस के टेस्ट अपलोड किए गए हैं, मैराथन क्लासेस टॉपिक वाइज अपलोड की गई हैं, देख लेना है। चलिए आगे बढ़ें। कालीबंगन किस नदी के किनारे है? बताइए, कालीबंगन किस नदी के किनारे है? कालीबंगन किस नदी के किनारे है? जल्दी बता दीजिए।
घग्गर, सिंधु, यमुना, सरस्वती। किस नदी के किनारे है? कालीबंगन। तो कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन से क्या मिले हैं? तो कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुता हुआ खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं, तो ये याद रखिएगा। तो कालीबंगन किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के, राजस्थान में स्थित है। और जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगन से। सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थल हमने पढ़ा था? सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज राखल दास बनर्जी जी ने की थी और वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यदि कोई नीति स्थिर नहीं है तो वो क्या करेगी? कोई नीति मान लीजिए स्थिर नहीं है तो वो क्या करेगी? वृद्धि को प्रोत्साहित, अनिश्चितता बढ़ाएगी, निवेश आकर्षित, मांग बढ़ाएगी। इंडियन गवर्नमेंट ने कोई एक नीति बनाई, ठीक है, लेकिन अगर वो नीति सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हो रही है या उस नीति में क्लैरिटी नहीं है, वो स्थिर नहीं है, तो वो क्या बढ़ाएगी? वो अनिश्चितताएं बढ़ाती। फिर वो निश्चित थोड़ी रह जाएगी। कोई नीति बनाई गई लेकिन वो नीति स्थिर तौर पे काम नहीं कर रही है। आज कहा कि आज से लोगों को 5 रुपये देना चालू हर दिन, लेकिन सडन कल कहा जा रहा है कि अब 10 रुपये दिए जाएंगे। फिर अगले दिन कहा जा रहा है अब 10 नहीं 2 रुपये दिए जाएंगे। फिर अगले दिन कहा जा रहा है अब 10 नहीं 8 रुपये दिए जाएंगे। क्या नीति स्थिर है? नहीं स्थिर है। जब नीति स्थिर नहीं है तो क्या बढ़ेगी? अनिश्चितता बढ़ेगी। तो जब कोई नीति स्थिर नहीं होती है तो क्या बढ़ती है? अनिश्चितताएं बढ़ती। क्लियर? चलिए, ये क्वेश्चन पूछा गया सवाल था, इस वजह से मैंने रखा है इसको। भारत में दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना होता है? भारत में जो दक्कन का पठार है वो किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है? बेसाल्टिक लावा, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, शेल। आप सबको पता है भारत में जो दक्कन का पठार है वो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान, ये हो रहा है किसी केंद्र से ज्वालामुखी उद्गार। इसमें ज्वालामुखी का जो लावा है वो कैसा होता है? लावा बाहर निकलता है। और जब लावा ये बाहर निकलता है तो यहाँ पे ये लावा जब ठंडा होता है, ये लावा ठंडा होता है पृथ्वी की सतह पर, तो यहाँ पठारों का निर्माण हो जाता है और यही है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। तो भारत में दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना होता है? भारत में दक्कन का पठार बेसाल्टिक लावा जो फ्लो है उनकी चट्टानों से मिलकर बना होता है। और होता क्या है? ये लावा है, ये लावा, ये निकला, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, इस ज्वालामुखी उद्गार से ऊपर आई चीज़ें, लेकिन जब वो वापस ठंडी होती हैं तो वो पृथ्वी सतह पर ही ये जो लावा है ये बैठ जाता है। कहाँ? पृथ्वी सतह पर ही ये लावा एकत्रित हो जाता है और यहाँ जब ये लावा एकत्रित हो जाता है तो ये पठार बन जाते हैं। यही पठार दक्कन का पठार कहलाता है। तो ये किससे बना होता है? बेसाल्टिक लावा चट्टानों से, जो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान उत्पन्न होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को भारत का जो स्वर्ण युग है वो क्यों कहा जाता है? बता दीजिए। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है आप सबके सामने। व्यापार में वृद्धि के कारण, कला साहित्य विज्ञान में विकास के कारण, युद्ध के कारण, कृषि के कारण। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान कला, साहित्य, विज्ञान इन सभी का विकास हुआ था। मतलब बेसिकली जो गुप्त काल के शासक थे उन्होंने कला को भी संरक्षण दिया, क्योंकि जब शासक संरक्षण देंगे तभी तो किसी चीज़ का विकास होगा। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है कि इस समय के जो शासक हुआ करते थे उन्होंने कला को भी प्रोत्साहन दिया, साहित्य को, लिटरेचर को भी प्रोत्साहन दिया और साइंस के विकास, विज्ञान को भी प्रोत्साहित किया। इस वजह से इसे भारत को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में इन सारे क्षेत्रों में प्रगति हुई। आर्ट के क्षेत्र में भी, लिटरेचर के क्षेत्र में भी, विज्ञान के क्षेत्र में भी। और गुप्त काल के संस्थापक किसे कहा जाता है? गुप्त काल का संस्थापक श्रीगुप्त को कहा जाता है, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम। ये भी पूछा जाता है कि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल, चंद्रगुप्त प्रथम। क्लियर? तो गुप्त काल को भारत को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे कला, साहित्य और विज्ञान का विकास हुआ। संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक गुप्त काल का चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए। भारत में सतपुड़ा श्रृंखला किन किन राज्यों से होके गुजरती है? बताइए, भारत में जो सतपुड़ा श्रृंखला है वो किन किन राज्यों से होके गुजर रही है? सतपुड़ा श्रृंखला किन राज्यों से होके गुजरती है? बता दीजिए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात। बताइए सतपुड़ा श्रृंखला कहाँ से होके गुजर रही है? जो भारत में सतपुड़ा श्रृंखला है वो गुजरती है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात से।
तो ये याद रखिएगा कि गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से। गुजरात महाराष्ट्र अगल बगल, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अगल बगल, यहाँ से गुजरती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है धूपगढ़। धूपगढ़ 1352 किलोमीटर, 1352 मीटर। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में स्थित। कहाँ स्थित है ये? मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में स्थित। तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, 1352 मीटर। और ये स्थित कहाँ है? मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में। और भारत में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन राज्यों से होकर गुजर रही है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात। क्लियर? चलिए यहीं पे लिख दूँ, MP, छत्तीसगढ़ अगल बगल, महाराष्ट्र और गुजरात अगल बगल, गुजरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। यहाँ से ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं आपके। आज का सेशन सोशल साइंस का वो सेशन था जिसमें मैंने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स इनका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रखा था कंपैरेटिवली अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस अगर आ गए और थोड़ा सा टफ सेक्शन होता है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का, तो मैंने प्रयास किया है कि उस सेक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस लाएं जिससे आपके जो टफ वाला जो जोन है वो थोड़ा सा क्लियर हो सके। बताइएगा क्लास कैसी लगी, ये भी बताइएगा कि कहाँ से आप ये क्लास देख रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जिनके एग्ज़ाम्स हैं सामने। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, GS हर उसमें आता है एग्ज़ाम में। वनडे एग्ज़ाम जो लोग दे रहे हैं, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, आप सभी के एग्ज़ाम में GS सेम है, GS यही आएगा। तो आपके लिए भी ये सेशंस, ये टेस्ट, ये सब इम्पॉर्टेंट है। जो टेस्ट अपलोड की इस क्लास के बाद आपको एक काम करना है कि ये जो जिस तरीके से टेस्ट करवाया जा रहा है, इसी तरीके से और भी क्लासेस, मैराथन क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं पहले, तो उन्हें भी जाके देख लीजिएगा। टेस्ट अपलोड किए गए हैं। सोशल साइंस के लिए टॉपिक वाइज मैराथन करवाई गई हैं, इकोनॉमिक्स की अलग, ज्योग्राफी की अलग, हिस्ट्री की अलग, उनके लिए भी इसी तरीके से MCQ सॉल्व करवाए गए हैं। तो इस क्लास के बाद जाके वो क्लास भी देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको वीडियोस की अपडेट मिल जाया करेगी। चैनल सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि जब नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन दबा लेंगे। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपके एग्ज़ाम्स कब कब हैं। जो भी आप सब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो किस डेट को आपके एग्ज़ाम है और कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।